यानी लाइट की हेल्प से भी हम सनलाइट डाल के, एक भयंकर लाइट खुद से डाल के हम मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट यानी एमिट करवा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का लेना देना साथ में, पता है एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर मैं बोलूं ज्यादा एनर्जी की लाइट, इसका मतलब ये भी है ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट। मम्मी को ज्यादा रोकने में ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई खास दोस्त आ रहा है तो मम्मी को रोकने में ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन आ रहा है तो ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा रोकने। अरे कई हाल भैया, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो तुम्हारे एडीवी आज तो मैं नया लेक्चर क्या देने वाले, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब देखो बात ये है कि इस लेक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये लेक्चर एक्चुअल में सबसे ज्यादा शानदार लेक्चर है। इसमें बहुत सारी तुम्हें लॉजिकल बातें दिखेंगी। जैसे शुरुआत से जो चीज चलती आ रही है ना, लाइट चैप्टर से चलती आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से चलती आ रही है, बहुत सारी बहस जो चलती आ रही है। याद करो तुम्हें हाइगन बाबा की, न्यूटन बाबा की बहस चल रही थी कि हाइगन बाबा कह रहे थे वेव लाइट, न्यूटन बाबा ने बोला नहीं लाइट पार्टिकल। ये बहस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने जाके बोल दिया नहीं नहीं वेव ही है भाई, तो न्यूटन बाबा की बात थोड़ी है। लेकिन इस चैप्टर में वापस से कुछ आए महान लोग जिन्होंने बोला नहीं नहीं लाइट पार्टिकल। फिर लास्ट चैप्टर में जाते जाते पता चला नहीं 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 ड्यूल नेचर लाइट, लाइट दोगुली है भाई, दोगुली। जैसे तुम्हारा वो दोस्त जो वैसे तुम्हारा दोस्त रहता है, लेकिन वो सखियां खो खो खेलने बुलाएंगे तो उनके साथ भाग जाएगा चुपचाप है, तो वो ऐसी ही लाइट भी क्या है, दोगुली। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब सीधा सीधा एमसीक्यू ज्यादा आने के चांसेस और एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं इस चैप्टर से। तो थ्योरी अच्छे से करना और जो मैं ग्राफ कराऊंगा वो बहुत शानदार तरीके से करना। बिल्कुल बेसिक से डिटेल कराऊंगा जैसे मैं सारे लेक्चर कराता हूं। तुम्हारे एटीवीया इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ेंगे, इस लेक्चर को देख लोगे ना काफी होगा। ठीक है, कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक तुमने सारे लेक्चर देखे, आई नो बहुत सारा प्यार दिया है, वही देते रहना और साथ साथ में अपने खुद के ऊपर भरोसा रखना बस। ठीक है, तो शुरुआत किसकी करेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। नोट्स की टेंशन मत लेना, तुम्हें बोली थी आईटीबी ने, तुम्हें बता दिया नोट्स कहीं कहीं जगह मिलते हैं। पहले तो तुम्हें याद रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा पीडब्ल्यू ऐप का, वहां से तुम नोट्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को, जिन छात्रों छात्राओं को, जो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बालक आए जिनको नहीं पता पीडब्ल्यू के बारे में, पीडब्ल्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है बेटा, जहां पर ऑलरेडी लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे उनमें टॉप टॉप रिजल्ट निकाल चुके हैं। अगले तुम हो सकते हो, तभी हो पाओगे जब एटीबी के अच्छे से वन शॉट को अच्छे से करोगे। ठीक है, और रिवाइज करोगे, रिपीट रिवाइज अगेन एंड अगेन। ये मंत्र अपने मन में बिठा लो, बसा लो अपने मन मंदिर में, और इस रिपीट रिवाइज अगेन एंड अगेन के मंत्र को लेकर चलो, एग्जाम में फोड़ के आओगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। क्या भैया, अच्छा हाँ, यहां से भी इस टेलीग्राम बारकोड को भी स्कैन कर लोगे तो भाई तुम्हें मिल जाएगा भाई, क्या नोट्स यहां पर भी मिल जाएंगे। बाकी तुम्हें दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो कहानी बहुत पुरानी है, उस कहानी के ऊपर ही इस चैप्टर को आगे बढ़ाया गया कि भैया बहस चल रही थी, बहुत घमासान युद्ध था। एक टीम थी वो वाली जो कहती थी लाइट वेव, एक टीम थी वो वाली जो कहती लाइट लाइट पार्टिकल है भाई। इस बात का सेटलमेंट अभी थोड़ी देर में, पहले तो हर्ट्ज और लेनर्ड साहब थे, दो लोग थे जिन्होंने थोड़ा सेटलमेंट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भैया लाइट के ऊपर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट, बताएंगे क्या होती है फ्रीक्वेंसी। उन्होंने यूवी रेज लाइट डाल के देखी बेसिकली, और इलेक्ट्रॉन निकला, बताएंगे आगे जाके। इसमें टॉपिक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि भैया एक बात बताओ, अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, हम चाहते हैं किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना, मेटल स्पेशली कंडक्टर की बात करना चलो, है ना। तुम्हें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। किसी भी एटम के अंदर वैलेंस शेल होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं। और जैसे बिल्कुल ऐसे मानो कि मान लो तुम ही हो, तुम भैया अपने घर में आराम से बैठे हो, बैठे हैं चैन से, जाना तो है नहीं, है ना। घर पे मम्मी भी बैठी है, मम्मी ने कहा बेटा पढ़ ले, तुमने भैया पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, लेकिन बाहर से बच्चों की खेलने की आवाज आई बालकों की, तो तुम्हारा मन करा, लालच आह लप लप, क्या मन करा कि चल मैं भी खेल लेता हूं यार। तुम खेलने के लिए उठे, मम्मी ने बोला चुपचाप यहां बैठ। चार दोस्त आगे बुलाने, आंटी आंटी प्लीज इसे भेज दो ना, थोड़ी देर खेल के आ जाएंगे। मम्मी ने कहा चुपचाप बैठ। फिर चार के बाद आठ दोस्त आ गए, मम्मी ने सोचा सारी दोस्त खेलने, चलो थोड़ी देर खेला। वैसे ऐसा होता नहीं, आई नो, आइडियल बात है ये। बेसिकली ऐसे मानो मेटल को एक सफिशिएंट अगर एनर्जी मिल जाए, मेटल को, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, अगर सफिशिएंट एनर्जी दे दी जाए मेटल को, तो उससे इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ जाते हैं। और ज्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन चलने भी लग जाएंगे भाई साहब मेटल सरफेस से, है ना। यही है इलेक्ट्रॉन एमिशन। एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। अब कहां से, देखो मेटल सरफेस से निकाल रहे हैं। अब कई कई तरीके हैं। एक होता है थर्मियोनिक एमिशन, यानी मेटल प्लेट को इतना ज्यादा गर्म कर दो, यानी किसी कंडक्टर को इतना ज्यादा गर्म कर दो, इतना ज्यादा गर्म कर दो, इतना ज्यादा गर्म कर दो। गर्म कर दोगे तो हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो पार्टिकल्स बहुत ही इधर उधर उधर भागते हैं, इधर उधर इधर इतना भागते इतना भागते इतना भागते, इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो भैया कहां से मेटल सरफेस से निकल जाते हैं, यानी मेटल सरफेस पे आ जाते हैं, चलने स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है एक, तो ये चीज होती है बाय हीटिंग। दूसरा होता है फील्ड एमिशन। तुम्हें याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ाया भी था। अगर तुम भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे ना,
तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो भी इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाता है अगर तुम भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे। तीसरा जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो का मतलब बेसिकली पता है, इस फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट की हेल्प से भी हम सनलाइट डाल के, एक भयंकर लाइट खुद से डाल के हम मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट यानी एमिट करवा सकते हैं। वही इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, यानी बाय अप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी तुम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। इसी बात की आगे चर्चा हमें इस पूरे चैप्टर में करनी है, और इस बात की चर्चा पर सबसे पहली बात जो की थी किस इंसान ने की थी, लेनर्ड्स और हर्ट साहब ने। ठीक है, बेसिकली मैंने बता दिया लाइट का दोगला नेचर होता है भाई, कभी ये भी होता है भाई और ये भी होता है। एक इंसान होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरे बारे में देखोगे, तुमने बहुत सारे इवेंट वगैरह में तुम्हारे एटीवी को देखा होगा, मैं शांत खड़ा रहता हूं चुपचाप से, लेकिन क्लास में तुम्हारे एटीवी एकदम माहौल में रहते हैं भाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहां मैं एनर्जी हल्की सी भी लो करूंगा तो तुम लोगों को क्या होगा भाई, और तुम्हारे लिए तो एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। आवाज बदल गई, मुझे पता मेरी आवाज थोड़ी सी बदल गई भी, आवाज गला लगातार बैठ गया है, और अभी हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही तुम्हारे एटीवी को। तुम्हारे वन शॉट, तुम्हारी वन शॉट नहीं बेटा, 11th के भी है, 12th के भी है, 10th के भी है, तीनों के वन शॉट है, सारे बैचेस है। तो एक दिन छुट्टी लूंगा, बस बहुत दिन से मन कर रहा है कि एक दिन गले को आराम मिल जाए तो आवाज वापस से सही हो जाए। ठीक है, फिर तुम एक सुंदर सा वाक्य बताएंगे, चलो ठीक है, ठीक, चलो तो ये वाली बात क्लियर। अब यहां पे एक छोटी चीज पढ़ाऊंगा पहले, फिर हर्ट्ज और लेनर्ड साहब की ऑब्जर्वेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो लिखते हैं भाई, वही जो मैंने बात बताई। देखो समझो, मान लो कि तुम फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल सरफेस, ठीक है, इस पर मैंने लाइट, इस पर मैंने कोई एनर्जी दी, इसे कोई एनर्जी दी, फॉर एग्जांपल एक्स एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। मैंने एक्स से थोड़ी बढ़ा दी, फिर भी नहीं निकले, फिर और बढ़ाई, नहीं निकले। हो क्या रहा है, वो वाली एनर्जी मेटल सरफेस क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है ना। ठीक है, मैंने मान लो 10 जूल की एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। फिर मैंने 12 जूल की एनर्जी दी, नहीं निकले। फिर मैंने 13 जूल की दी, नहीं निकले। मैंने 14 जूल की दी, नहीं निकले। लेकिन जैसे मैंने 14.1 जूल दी, निकल गए। 14 जूल तक नहीं निकले थे, 14.1 पे निकल गए, यानी 14 जूल एनर्जी ये खा गया, एब्जॉर्ब कर गया, है ना। ये कहलाया इसका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन बेसिकली, ओ सॉरी, 14.1 कहलाया इसका वर्क फंक्शन। 14 तो एब्जॉर्ब कर गया, 14.1 पे इसने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे निकाल दिया। मेटल सरफेस ने क्या, मेटल सरफेस पे आ गया इलेक्ट्रॉन। ये जो सबसे कम एनर्जी थी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल गया, सबसे कम से कम एनर्जी 14 पे नहीं निकला, 14.1 पे निकल गया। 14.1 से ज्यादा दोगे तो निकल ही जाएगा, लेकिन सबसे कम एनर्जी कौन सी थी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसी को नाम दे दिया वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बोला, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन सप्लाई टू अ कंडक्टर सो दैट द वैलेंस, खाली बैठा इलेक्ट्रॉन, विल कम आउट ऑन द मेटल सरफेस। इसको बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन भी एक एनर्जी, वर्क और एनर्जी रिलेट कर पाते हैं ना, वर्क फंक्शन भी एक तरह की एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, कम से कम कितनी एनर्जी दूं इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आ जाए, मतलब कम से कम कितने बच्चे लगेंगे सो दैट तुम्हें वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बच्चे आए, मम्मी ने कहा चुपचाप बैठ के पढ़। 4 आए, मम्मी ने कहा चुपचाप बैठ के पढ़। 5 आए, मम्मी ने कहा तुम भी आ जाओ, तुम भी पढ़ो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये होता है। 6 आए, मम्मी ने फिर भी नहीं मानी। 8 आ गए, मम्मी ने कहा चलो इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है चलो चलो। यानी वो 8 बच्चे थे, मिनिमम अमाउंट ऑफ बच्चे जो मम्मी को मना पाए कि भेज दो आंटी जी प्लीज, है ना। तो ये क्या कहलाया, वर्क फंक्शन। पर इसमें भी गड़बड़ है, वो 8 बच्चे जब आए ना, मम्मी ने कहा चल चला जा। तुम जाके सीढ़ी पे ही पहुंचे थे, घर के जस्ट बाहर पहुंचे हो, मेटल सरफेस पे आया इलेक्ट्रॉन, मम्मी ने रोक लिया, मम्मी ने रोक लिया, चुपचाप बैठ थोड़ी देर, ऐसी बिठा दिया कि अभी मत जा खेलने, धूप हो रही है। 8 बच्चों के बाद अब 12 आएंगे, 10 आएंगे, तब मम्मी कहेंगे चल ठीक है चला जा। यानी अभी भी ध्यान रखना, अभी भी थोड़ी चीज बची है। तो मेन क्या चीज है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी देने पर कोई इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट मेटल सरफेस पर आ जाए, मेटल सरफेस पर आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बात तुम्हें नहीं पता, मैं बताया तो तुम्हें पढ़ाया भी हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है क्या उतनी एनर्जी, क्या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख दो या फिर एफ भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां तुम प्रोपोर्शनल हटाते हो एक कांस्टेंट आता है, ये आता है एच, क्या आता है कांस्टेंट, इस एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। याद रखोगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये छोटी मगर मोटी बात तुम्हें याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, ठीक है। ये प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, लिख लो भाई, साइड हो गया। प्लैंक कांस्टेंट की स्पेलिंग गलत ना होगी, बस PLNC की यही होती है, ठीक है। ये था तुम्हारा क्या, वर्क फंक्शन, याद रखना। इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल रहे हैं। थ्रेशोल्ड क्यों, थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि कम से कम इतनी एनर्जी तो तुम्हें देनी पड़ेगी।
वर्क फंक्शन को ही क्या बोल दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन को इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, याद रखना है ना। यानी कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि भैया जैसे तुम सोते रहते, सोए हुए हो, दोस्त आए खेलने चल रहा है, सबसे अच्छा दोस्त आ गया, पक्का वाला दोस्त आ गया, वो कह रहा मैं भी चल रहा हूं, चल चल रहा है, फोन कर दिया उसने, चल चल रहे हैं आजा, थोड़ी देर खेल आएंगे। उठ गए तुम, कम से कम वो दोस्त लगा तुम्हें, वो थ्रेशोल्ड दोस्त था, पर अब भी तुम उठे हो खाली, अब भी तुम्हारा जाने का मन नहीं। यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आगे भी जाने का मन नहीं। अब पूरी गली के बालक आ गए, अब तुमने सोचा सब जाने में भाई कुछ छूट जाएगा मजा, मैं भी चला ही जाता हूं। तो वो था क्या, वो आगे की कहानी है, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ कितना सुना है, मेटल सरफेस पे आगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई, आगे वो वाली कहानी। हर्ट्ज और लेनर्ड साहब ने एक ऑब्जर्वेशन की। इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हर्ट्ज साहब ने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट, तुम्हें पता है अल्ट्रावायलेट लाइट की बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था, सबसे ज्यादा होती है गामा की, फिर एक्स रेज की, और फिर होती है अल्ट्रावायलेट लाइट रेज की। अल्ट्रावायलेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने मेटल सरफेस पे डाली, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल पड़ा। इन्होंने क्या पाया कि जो मेटल सरफेस पे जब स्ट्राइक किया, मेटल सरफेस पे डालते ही क्या हुआ, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकले भाई। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले भाई साहब, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन निकल के, है ना। अब हुआ क्या, तो जहां जहां गैप थे, है ना, जहां जहां गैप थे वहां पे स्पार्किंग सी दिखी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना वहां पे। इन्होंने ऑब्जर्व किया, हर्ट्ज साहब ने ये चीज। इसके बाद आए लेनर्ड साहब, मतलब साथ में दोनों कर रहे थे ऐसा मान लो। इन्होंने क्या देखा, जब तुम, अब बहुत ध्यान सुनना, अब जो मैं बात बताने वाला हूं, ये गाथा पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन ही कर रहा हूं, ठीक है। अब हुआ क्या, एक बात बताओ, मेटल सरफेस, तुमने कोई लाइट की एनर्जी डाली, मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन निकल के मेटल सरफेस पे आ गए। अभी मेटल सरफेस पे चल नहीं रहे, तुमने और एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन चलना भी शुरू कर दिए। कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो तुम और ज्यादा एनर्जी भेजोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। यही कह रहे हैं, शोर दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted electrons is directly proportional to the, is directly proportional to the what, किस चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब उतनी ही बढ़ेगी, इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्यों फ्रीक्वेंसी, क्या जितनी एनर्जी बढ़ेगी क्या उतनी ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यानी अगर ज्यादा एनर्जी वाली लाइट भेज रहा हूं, इसका मतलब ये भी तो बोल सकता हूं ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट भेज रहा हूं। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का लेना देना साथ में, पता है एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर मैं बोलूं ज्यादा एनर्जी की लाइट, क्या इसका मतलब ये भी है ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट। यानी तुम जितनी ज्यादा एनर्जी की लाइट, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट तुम मेटल सरफेस पे डाल रहे हो, है ना, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। पॉइंट समझ रहे हो, पॉइंट समझ रहे हो, हाँ ना बोलो। चलो अब सोचो ऐसा हो गया, दोस्तों ने ऑलरेडी ग्राउंड में पहुंच गया, अब कॉल कर रहे हैं, आ जाते, खेलना स्टार्ट हो गया, बैटिंग आ गई, अब तो एनर्जी और ज्यादा मिल गई, मतलब और ज्यादा एक्सक्यूज मिल गया, अब तुरंत भागे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, भाग रहे हैं। पॉइंट समझे, हाँ ना बोलो। ठीक है, अब इन्होंने एक बात क्या बताई, तुम्हारा मेन दोस्त नहीं आया, सबसे पक्का दोस्त, 2-3 दोस्त थे मेन दोस्त, वो नहीं आए, यानी एनर्जी कम है, बाकी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तुम्हें क्या लेना देना, कितने लोग इकट्ठे हो, 100 लोग इकट्ठे हो तो तुम्हें क्या लेना देना। ऐसे होता ना पार्टी वार्टी में दोस्त के बर्थडे में जा रहे हैं, मेन दोस्त ना है भाई, मेन 2-3 दोस्त ना है, तुम किससे क्या बात करोगे, तो मन ही नहीं होता जाने का। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। सेम मम्मी भी तुम्हें खेलने कब भेजेंगी, जब गली के बच्चे आएंगे, कोई आगे दूसरी तीसरी गली के बच्चे मम्मी जानती नहीं है, अब वो चाहे 50 इकट्ठे हो जाए मम्मी तब भी नहीं भेजेंगी, लेकिन गली के बच्चे दिखेंगे, अच्छे ये तो 8 अपने गली के बच्चे ही हैं, मम्मी भेज देंगी। यानी फर्क नहीं पड़ता कितनी सारी लाइट भेज रहे हो, तुमने बहुत सारी, देखो लाइट ज्यादा कर दे, अभी मेरे चेहरे पे लाइट दिख रही है, अब मेरे चेहरे पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। इंटेंसिटी का मतलब समझे, इंटेंसिटी का मतलब है लाइट ज्यादा पड़ना, एनर्जी अलग चीज है, ज्यादा लाइट अलग चीज है, समझ लो ध्यान से। एक इंसान ने तुम्हें 100 थप्पड़ मारे ऐसे ऐसे, इंटेंसिटी ऑफ थप्पड़ ज्यादा थी, 2 चांटे मारे खींच खींच के, इंटेंसिटी कम थी पर एनर्जी ज्यादा थी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, जब मम्मी प्यार से मारती है इंटेंसिटी ज्यादा है, पागल है पागल, पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं, खुशी में मारती, पापा है एक ही चांटा मारा पटक, एनर्जी ज्यादा थी इंटेंसिटी कम थी। तो लेना देना इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, जब एनर्जी ज्यादा होगी, लाइट ज्यादा पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है। देखो क्या कह रहा है, फाउंड दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन चलेगा उसका लेना देना इंटेंसिटी से नहीं है, एनर्जी से है, याद रखने वाली पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर थ्रेशोल्ड, जैसे वर्क फंक्शन क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब कितनी कम से कम एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब कितना कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालूंगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाए। मान लो 10 जूल की एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्रीक्वेंसी में लिखो फॉर एग्जांपल 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर 1.9 हुई तो नहीं निकलेगा।
तो अगर तुम 1.9 की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हो, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वही कह रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर तुम बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, किसी एक लिमिट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे, कम एनर्जी की लाइट डालोगे, तो इलेक्ट्रॉन ना ही निकलेगा भाई। याद रखोगे? हाँ बोलो। पर एक्चुअल में जो पुरानी थ्योरी चली आ रही थी ना, उसमें यही बोलते थे कि ज्यादा लाइट डालेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा इंटेंसिटी की ज्यादा ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो वो पहले वाली थ्योरी गलत साबित होगी। यही लिखा द कॉन्ट्रडिक्शन। अभी इसको आगे दिखाऊंगा, पूरा टेंशन न लो इस पूरे को। पर इन्होंने सिर्फ किससे किया था एक्सपेरिमेंट? यूवी रेस से। किससे किया था भाई? यूवी रेस से। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूं। धर्मों की गाथा है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। जब अपनी आवाज की लाउडनेस एम्पलीट्यूड ज्यादा करता हूं तब दिक्कत होती है भाई। चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये रही एक मेटल प्लेट, मेटल प्लेट। ये दूसरी मेटल प्लेट, मेटल प्लेट है, ध्यान रखना मेटल की, ठीक है। और तुमने क्या किया, इन्हें ग्लास में बंद कर दिया, ट्यूब के अंदर बंद कर दिया, वैक्यूम ट्यूब बोल दो बेसिकली। इनके अंदर और कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ हवा पानी कुछ मत छोड़ना, वैक्यूम ट्यूब में बंद कर दिया इन्हें ना, सो दैट बाहर का कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। ये बंद कर दिया, एक ट्यूब के अंदर बंद कर दिया सामान ना, एक ट्यूब के अंदर इन्हें बंद कर दिया। ये मेटल प्लेट है, ध्यान रखना, ठीक है। इनको किसमें बंद कर दिया भाई? एक डब्बे में बंद कर दिया सामान लो। इनको एक डब्बे में कैसे बंद करूं? चलो दूसरे कलर से करते हैं। एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। इसमें कलर भर देते हैं, ये बंद कर दिया, ठीक है। ये मेटल प्लेट दिख रही है, मेटल प्लेट। चलो हमने क्या किया, यहां से लाइट भेजी। मैंने बोल दिया जो मेटल है, इस मेटल का वर्क फंक्शन दे रहा हूं। वर्क फंक्शन ऐसे लिखते हैं, वर्क फंक्शन दे रहा हूं भाई तुम्हें। अरे भाई क्या दे रहा हूं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन समझते हो? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने वर्क फंक्शन बोल दिया, लेट्स से इस वाली लाइट का फाइव वन। ये अलग अलग लाइट भेजी, ऐसा मान लो अलग अलग लाइट भेज रहा हूं। फाइव वन दे दिया तुम्हें 10 जूल, फाइव टू दे दिया तुम्हें, सॉरी फाइव वन नहीं, मैंने वर्क फंक्शन दे दिया मान लो कितना, 10 जूल। जो लाइट आई, जो लाइट आई, इसकी एनर्जी है 10 ही जूल है। कितनी एनर्जी है? 10 जूल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे यहां इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है बताऊं? लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स, एनर्जी पैकेट्स ऑफ पार्टिकल। ऐसे मानो मेरे पास एक बॉल है, और यहां पे एक हाथ में बॉल रखी है। अगर मैं उस बॉल को ऐसे फेंक के मारूंगा तो ये वाली बॉल इस बॉल को हटा देगी, यहां हाथ वाली बॉल दूर जाके गिरेगी। ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये है लाइट का फोटोन, जो बॉल मेरे हाथ में है। यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, वो बॉल दूसरी बॉल जो हाथ में, उसे इलेक्ट्रॉन मान लो। फोटोन फेंक के मारा इसमें, ठटाक, फोटोन टकराया लाइट इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर निकल गया, फोटोन यहां बैठ गया। ये होता है, मेटल तो एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोन को, एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिया। ये होता है, ऐसा मानो। और बेसिकली होता भी, एक बॉल यहां रख दूं और यहां से एक बॉल ऐसे फेंक के मारूं तो ये बॉल इसे डिस्प्लेस कर देगी, ये चली जाएगी, और ये वाली बॉल यहां बैठ जाएगी। ये होता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकलते हैं, ठीक है। तो जितने, मान लो अगर यहां से 10 फोटोन भेज रहा हूं, या 10 फोटोन, सबकी एनर्जी मैंने बोल दी 10 जूल, तो क्या 10 ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? सही बात है। मैंने 20 फोटोन भेजूंगा तो 20 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 40 फोटोन भेजूंगा तो 40 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। सबकी एनर्जी कितनी है? 10 जूल। तो क्या यहां 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 3 4 7 8 9 10 निकल गए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेंगे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क फंक्शन है 10 जूल, और 10 ही जूल फोटोन्स की एनर्जी, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, चला नहीं पाएंगे। सारी की सारी एनर्जी तो मेटल ने अब्सॉर्ब कर दी ना, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर बिठा दिया, अब कुछ नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर कुछ केसेस दे रहा हूं, ये केसेस लिख लो, मजा आएगा तुम्हें थोड़ी देर में। केसेस, फर्स्ट केस, सेकंड केस देखो, 1 2 3 देख लो, सेकंड केस। अब क्या हुआ, अब मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ट्यूब नहीं बना रहा ना। इस बार जो मैंने इलेक्ट्रॉन भेजे, वो फोटोन जो भेजी लाइट, ये 11 जूल की थी। कितने की? 11 जूल। वर्क फंक्शन कितना है? 10 जूल। मैंने लाइट कितने की भेजी? 11 जूल की। मैंने भेजे 5 फोटोन। कितने? 5 फोटोन्स भेज दिए। 5 फोटोन्स कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। 10 जूल तो मेटल एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचा है 1 जूल। तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के पास 1 जूल ऑफ एनर्जी? हाँ ना बोलो।
हाँ ना बोलो। क्या बची हुई 1 जूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये चलेंगे उसमें? सोचो, है ना। मैंने ये 11 जूल की जगह भेजा 20 जूल, तो 10 जूल एब्जॉर्ब होगी, बची हुई 10 जूल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे, बची हुई 10 जूल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बात बताओ। अब इसमें और भी कई सारी चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी तो छोटी छोटी चीज हुई है। चलो एक और केस देखो, थर्ड केस देखो। मैंने क्या किया, इस बार अलग अलग भेज रहा हूं ना। मैंने क्या, अच्छा यहां पे आ नहीं पाएगा ना, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो जरा थर्ड केस देखो। थर्ड केस में मैंने क्या किया, ये रही मेटल सरफेस, मैंने 5 फोटोन तो भेजे 10 जूल के, ठीक है। 5 फोटोन्स भेजे 9 जूल के, ठीक है। और 5 फोटोन्स और भेज देता हूं, और मैंने 5 फोटोन्स भेजे 12 जूल के, 12 जूल ईच। देखो क्या हुआ, 5 फोटोन्स 10 जूल के, वर्क फंक्शन 10 जूल, तो इनकी वजह से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहीं बैठ गए। ये जो ग्रीन वाला 5 फोटोन 12 जूल के, 10 जूल एब्जॉर्ब कर ली, बची 2 जूल। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे 2 जूल एनर्जी से। हाँ ना बोलो, ये होगा। देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन की सबकी 10, देखो 10 जूल के फोटोन थे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेटल ने एब्जॉर्ब कर ली, बची कितनी, 10 की 10 एब्जॉर्ब होगी, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं कहीं। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 फोटोन्स किसने, 12 जूल के, तो 10 तो एब्जॉर्ब कर ली, कि बची हुई 2 जूल से आगे चले जाएंगे, याद रखना। तो काइनेटिक एनर्जी है 5 फोटोन्स 9 जूल के, इनकी वजह से नो इलेक्ट्रॉन विल एमिट आउट। हाँ ना बोलो। अब एक बात समझो, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन के चलने को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये किसकी वजह से चले, लाइट की वजह से, फोटॉन्स की वजह से। तो इनकी चलने की वजह से जो करंट आता है उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या यहां कोई बैटरी है? नहीं। कोई प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं। पर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो मतलब करंट है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन मैं चाहता हूं इन इलेक्ट्रॉन्स को भी चलवाना, जो बैठे हैं, इनके पास एनर्जी है नहीं चलने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, अब हम यहां पे लगाते हैं बैटरी। वो बैटरी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है और इनको भी खींच लेती है, वो आगे बताऊंगा। पहले बात पॉइंट समझना है। यानी हमने क्या किया, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो करंट है। अगले पेज में दिखाता हूं, 1 2 3 एंड गो। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ऑलरेडी बता चुका। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब ही क्या है, कि जब भी तुम्हारी लाइट रेडिएशन तुम डालोगे, जब तुम लाइट रेडिएशन डालोगे भाई, व्हेन अ लाइट रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, दोनों बात बोल सकते हो। सफिशिएंट एनर्जी बोल दो चाहे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी बोल दो, ठीक है। स्ट्राइक ऑन मेटल प्लेट, द इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं भाई। इस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इसी को बोल दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इनको बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो एमिशन, ये इलेक्ट्रॉन्स का निकलना कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और इलेक्ट्रॉन का चलना कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दोबारा सुनो, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इनको बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो ये पूरा प्रोसेस हुआ इसको बोला फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट हुआ। अरे बेसिकली मान लो ये प्लेट है, यहां ये प्लेट है, क्या इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ऐसा मान लो, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं करंट की डायरेक्शन ये, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये तब हो रहा है जब मैंने वो बैटरी नहीं लगाई, क्योंकि तुमने देखा बिना बैटरी लगाए भी इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। लेकिन अगर बैटरी लगा दूंगा, यहां से एक बैटरी जोड़ दूंगा, कैथोड एनोड से अगर बैटरी जोड़ दूंगा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगी, ये भी चलने लग जाएंगे। तो बैटरी इसलिए लगाते हैं, आगे दिखाएंगे। पहले वाली बात क्लियर होगी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बैटरी की जरूरत नहीं है। बैटरी के बिना भी जो अच्छी खासी एनर्जी वाले फोटोन्स हैं, वो अच्छी खासी वाले एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, तो वो खुद से चलने में सक्षम है। यानी उनकी वजह से ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उल्टी डायरेक्शन में करंट होता है। लेकिन अगर मैं ये बैटरी लगा दूं, तो बैटरी लगाने से जो इलेक्ट्रॉन नहीं चल पा रहे थे, जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो चल पाए, क्या वो भी चल जाएंगे? इसीलिए बैटरी लगाते हैं। भी आगे देखेंगे, लिख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो हमको बता ही दो।
है ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो यूवी में बहुत सारी एनर्जी होती है, इसलिए कह रहा है ये है यूवी आ गई, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। चलो आ जाओ इसके बारे में बताते हैं। चलो एक बात देखो इंपॉर्टेंट, पहला केस देखो। मैंने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, थ्रेशोल्ड मतलब कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो मिले कि, समझ रहे हो, एनर्जी ज्यादा। कभी भी मैं एनर्जी की बात करूंगा समझ जाना फ्रीक्वेंसी की भी बात हो रही है। तो मैं यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है लाइट जो आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी ये इससे ज्यादा होनी चाहिए। चलो जो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट, मान लो ये लाइट आई 1.9 हर्ट्ज, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। याद रखना कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, ठीक है। अब लाइट आई यहां पर 2 हर्ट्ज की, इलेक्ट्रॉन विल एमिट बट नॉट मूव। इलेक्ट्रॉन विल एमिट बट नॉट मूव नहीं होंगे। अगला केस पाओ, ये आ गई 2.5 हर्ट्ज। इलेक्ट्रॉन will emit and will start move with some kinetic energy। ये बात समझ गए क्या? बिल्कुल वो एनर्जी वाला केस है, देख लो, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी। ये मैं तुम्हें बातें पहले ही बता रहा हूं क्योंकि जब तुम देखो आगे पढ़ोगे तुम और क्लियर होगा। 1 2 3 इनको देखो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी दूं, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजूं, यानी कितनी एनर्जी की लाइट भेजूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल पाए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल पाए। अगर तुम उस एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी को बोला हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखते हैं इसको, क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजूं कि इलेक्ट्रॉन विल एमिट। अगर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी यानी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन भी होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी आल्सो। यानी इलेक्ट्रॉन मूव भी करेंगे और उनके पास वो एमिट भी हो जाएंगे और मूव भी करने लग जाएंगे अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ये बात याद रखो भैया। देखो यही कह रहा मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फोटोन रिक्वायर्ड टू बी गिवन एन इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। यानी एनर्जी को पूरा पूरा रिलेट कर लेना किससे भाई? ए भाई किससे करोगे? फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, खत्म, चलो आ गया। अब आ जाओ, ये देखो ये ग्राफ वैसे मैं करा देता हूं। चलो एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सोचना, एक और इंपॉर्टेंट। चलो मैं तुम्हें इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ा दूंगा, पूरा टेंशन मतलब, एक क्वेश्चन की तरह पूछे जाते हैं, मैं बताने वाला हूं, ठीक है। कोई बैटरी नहीं, ध्यान रखना कोई बैटरी लगे हुए ना। यहां पर लिख दो वर्क फंक्शन 10 जूल। पांच फोटोन भेजे 11 जूल के। 5 फोटोन, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाँ ना बोलो। चलेंगे, फोटो करंट होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो क्या करंट इधर, हाँ ना बोलो। फोटो करंट आईपी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अगले केस में फिर से वही वर्क फंक्शन वही ले लो, वर्क फंक्शन वही ले लो 10 जूल, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन भेजे मैंने, फोटोन भेजे मैंने 10 फोटोन, 11 जूल एनर्जी की। 10 फोटोन भेजूंगा, क्या 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? और 10 के 10 चलने भी लगेंगे क्योंकि 11 जूल, 10 तो एब्जॉर्ब होगी, बची हुई 1 जूल से चलने भी लगेंगे आईपी। मुझे एक बात बताओ, ये करंट ज्यादा होगा या फिर ये करंट ज्यादा होगा? सोच के बताओ। जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्या ज्यादा करंट? ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल कब रहे हैं? जब ज्यादा फोटोन्स। यानी अगर तुम एक एनर्जी से ज्यादा वाले फोटोन्स भेजोगे और वो फोटोन्स बढ़ा दोगे तो क्या फोटो करंट भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, हाँ ना बोलो। यही कह रहा है पहला वाला ग्राफ।
यानी तुम फोटो करंट बढ़ाना चाहते हो तो इंटेंसिटी बढ़ा दो। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, याद रखना। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, याद रखोगे बात। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दोगे, हाँ ना बोलो। अब एक बात बताओ, एक मेटल के पास कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तुमने फोटॉन्स फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो, करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब एक बात और अच्छा ध्यान रखना, एक बात बताओ यहां पे जरा देख के, बहुत ध्यान से, एक तगड़ा एग्जांपल बताता हूं ना, एक और एग्जांपल। मान लो इस मेटल के पास 100 इलेक्ट्रॉन है, 100। तुमने भेजे 50 फोटॉन्स भेजे पहले, और 50 फोटॉन्स की एनर्जी ले लो 10 जूल्स, और 50 फोटॉन्स और भेजे, इनकी एनर्जी 11 जूल्स। ठीक है, मेटल फंक्शन का वर्क फंक्शन दे दिया तुम्हें 10 जूल। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होगा, पहले बताओ, सोच के बताओ। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने, 100 ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने, 100। ऐसे मानो बल्कि पहले तुमने 10-10 भेजे, 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन, पहले तुमने यहां पे 10-10 भेजे, तो यहां पर ये जो 10 फोटोन्स हैं 10 जूल एनर्जी के, ये तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, इनकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये 10 फोटोन्स की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और सॉरी इनकी वजह से निकलेगा पर चलेगा नहीं। 10 जूल एब्जॉर्ब होगी तो क्या 10 फोटोन की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर यहीं बैठ जाएंगे, चलेंगे नहीं। ठीक है, इनकी वजह से 10 फोटोन की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो चलेंगे भी। 11 जूल में से 10 तो एब्जॉर्ब होगी, बची हुई 1 जूल एनर्जी से चलेंगे। ठीक है, तुमने 10 के बाद और बढ़ाए, 20 कर दिए, दोनों के 20-20, फिर 30-30, 40-40, तो फाइनली तुमने क्या किया, दोनों के 50-50 फोटोन्स भेज दिए। इनकी वजह से 50 इलेक्ट्रॉन यहां बैठे रहेंगे, मानते हो, लेकिन इनकी वजह से 50 इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे। क्या ये धीरे धीरे बढ़े इलेक्ट्रॉन? पहले तुमने 10 फोटोन भेजेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तुमने 20 फोटोन भेजेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तुमने 30 फोटोन भेजेंगे तो 30 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े वैसे वैसे करंट बढ़ा। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां बिना बैटरी लगाए भी करंट है? पहले ही बताओ, बिना बैटरी लगाए भी करंट है। एक टाइम आएगा ना, ये तो सारे चल ही रहे, अब करंट बढ़ ही नहीं रहा, क्या अब मैं यहां पर बैटरी लगा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी चल जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स बिना बैटरी लगाए तो नहीं चलेंगे, और ये बिना बैटरी लगाए भी चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो, पहले इतनी बात बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ना इस ग्राफ में वोल्टेज, ये वोल्टेज पता है क्या है? जो बैटरी लगाएंगे हम, ये उस बैटरी की वोल्टेज है। क्या शुरुआत में वोल्टेज थी ही नहीं, वोल्टेज जीरो थी जब बैटरी नहीं थी, क्या फिर भी करंट था? यानी ये करंट है ना, फोटो करंट है। मुझे एक बात बताओ, जब वोल्टेज थी नहीं, वोल्टेज जीरो थी, वोल्टेज जीरो मतलब यहां, क्या तब भी कुछ करंट था? हाँ ना बोलो, कुछ करंट था, करंट की वैल्यू इतनी थी, वोल्टेज जीरो थी, बैटरी नहीं थी। पर जैसे तुम बैटरी लगाओगे, क्या ये 50 इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे? मान लो जब पहले बताओ, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, ये फोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो करंट बढ़ते जा रहे हैं, बिना बैटरी के। क्या बिना बैटरी के देख रहे हो, करंट बढ़ गया, ये रहा करंट। ये करंट तब कब तक का है, जब तक बैटरी लगाई। अब तुमने बैटरी लगा दी, तुमने बैटरी लगाई थोड़ी कम वोल्टेज की, तो पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगी, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, बैटरी की वोल्टेज। अच्छा, बैटरी करंट कैसे, बैटरी ने खींचेगी कैसे, कोई दिमाग लगाएगा? बताता हूं, ऐसे लगा दो, यहां पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या ये वाली साइड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। अगर तुम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ेगी। तो जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, देखो सीधी लाइन। लेकिन एक टाइम आएगा 50 इलेक्ट्रॉन भी खत्म, अब ये 50 इलेक्ट्रॉन भी आगे पूरे खिंच गए, अब ये 100 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पर अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और इसके पास, तो क्या करंट बढ़ सकता है? नहीं। तो एक टाइम बाद आता है सैचुरेशन, एक टाइम बाद आ गया सैचुरेशन। मजा आ गया कॉन्सेप्ट में, ये बताओ बस। मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा सकता था पर मजा आया कॉन्सेप्ट को समझने में, इसलिए मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्या बात समझ में? हाँ ना बोलो, 1 2 3 एंड गो। देख लो भाई, ये ग्राफ ऑलरेडी बता दी मैंने तुम्हें, ये वोल्टेज किसकी, बैटरी वाली। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, ये भी ऑलरेडी बता दिया। इंटेंसिटी का मतलब याद रखना नंबर ऑफ फोटॉन्स। मैंने बोला इस वाले केस में, अच्छा मैं बोल रहा हूं यहां पर, मान लो कि ये सबसे ज्यादा I3 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, सबसे ज्यादा फोटॉन्स है। I1 मतलब मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, सबसे कम फोटॉन्स। ठीक है,
मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स। और सारे के सारे फोटॉन्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं मेटल सरफेस से। अब हमने बैटरी भी लगा दिया, बैटरी लगा के काम चला रहे हैं। जब ये भेजूंगा कम नंबर ऑफ फोटॉन्स के कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो क्या कम करंट होगा? हाँ ना बोलो। तो क्या I1 से करंट कम? देखो वो वाला ग्राफ बना रहा हूं, ये बिल्कुल पीछे वाला ग्राफ है। I2 की वजह से करंट, I2 मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा, I3। हाँ ना बोलो। क्या क्लियर देख पा रहे हो? बोलो। पर तुमने क्या किया, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स तो ज्यादा है पर तीनों की एनर्जी बराबर रखी। एनर्जी तीनों ही लाइट्स की बराबर रखी, एनर्जी इक्वल। यानी जितनी मान लो 10 जूल की एनर्जी इस लाइट की थी, 10 ही जूल की इसकी, 10 एनर्जी सबकी बराबर रखी। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एनर्जी सबकी बराबर रखी। इससे रिलेटेड एक और बात बताता हूं, 1 2 3 इनको मजा आ रहा होगा। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात देखो, एटीबी कॉन्सेप्ट। एटीबी, अच्छा अब से एटीबी लिख लिया करो, जो ऐसी बात बताओ। एटीबी पता है ना अपना, तो भोकाल वाली बात वही लिख लिया करो। एटीबी कॉन्सेप्ट लिखो, एटीबी कॉन्सेप्ट लिख लो भाई। चलो, मजा आ रहा है वैसे? आज सारी बात एकदम लॉजिकल सी चल रही है ना, मजेदार आ रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो मुझे पता है सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे टिक गए होंगे अब तक तो। आधे घंटे बाद तो मुझे पता है सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही टिकते हैं। शुरुआत के 5 मिनट में वो आते हैं टाइम पास करने, फालतू के बातें करने, मुझे पता है। अब जितने बच्चे टिके, आई गारंटी यू, तुम लोगों में हमेशा बोलता हूं, जो बच्चे लेक्चर्स पूरे देखते हैं ना, पहला पड़ाव पूरा हो गया। तुम लोग ऑलरेडी, अगर तुम लोग बहुत अच्छे हो पहले से ही पढ़ने में, तो तुम्हारे 95 प्लस है। लेकिन हो सकता है तुम अभी एवरेज हो, तुमने अभी शुरू किया हो पढ़ना, 100 में से 80 से तो ऊपर आएंगी तुम्हारे। अब तुम ऐसी मेहनत करते रहे ना तो 90 प्लस भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। पर मुझे एक बात का बहुत बुरा लगता है, जब मैं एनसीईआरटी वाला पे तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ यार, तुम लोग, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत से वन शॉट डाल रहा हूं मैं यार। आई नो कि तुम लोगों को बोलना गलत है, तुम तो वो बालक हो जो ऑलरेडी पढ़ते हो, मुझे पता है। तुम लोग कमेंट वमेंट करते हो, लाइक वाइक करते हो, ये मुझे पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। पर यार दिल थोड़ा सा कभी कभी दुखता है, बच्चे इस चीज को इग्नोर करके ना किसी और चीज में लग जाते हैं कि वो कब आएगा, ये कब आएगा। भाई तुम लोगों को जी जान सारे वन शॉट बिल्कुल टाइम पे, तुम देख रहे हो, मैं अपनी तरफ से रिकॉर्ड बहुत पहले कर देता हूं वो टीम को, क्योंकि डालने में हर टीचर के डालने होते हैं, सिर्फ मेरी वन शॉट आते रहेंगे। पर अगर तुम देखोगे ना प्लेलिस्ट में मेरी कितनी वीडियोस आ चुकी है अब तक। और तुम लोगों के लिए ना मैं वो भी डालता हूँ फॉर्मूला शीट्स। तुम्हें पता नहीं है वो जो 1 मिनट की फॉर्मूला शीट बनाने में सबसे ज्यादा जान निकलती है, उसी की वजह से गला बैठा हमारा भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस प्लीज शिद्दत से पढ़ना यार। तुम्हारी और मेरी मेहनत दोनों की बेकार नहीं जानी चाहिए। आई नो तुम लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, मैं जानता हूं यार। बस भगवान करे वो मेहनत रंग लाए। और तुम लोग जब पीडब्ल्यू के ऑफिस आओगे टॉप करने के बाद, मैं उस दिन का वेट करूंगा। पता है मैं उस दिन मिलूं ना मिलूं ये पता नहीं है, मैं ट्राई करूंगा। पर जब तुम माइक पे बोलोगे ना लाइव में कि एटी भैया से हम फिजिक्स पढ़े थे और फाइनली ने फोड़ दिया, 100 में से 100 आए, मजा आ जाएगा यार। वो चीज उस दिन का वेट कर रहा हूँ बस मैं। ठीक है, पता है गड़बड़ क्या होती है, मैं तुम लोगों की, मैं पता है ना एक्चुअल में अभी किसी पेड बैच में नहीं पढ़ाता, मैं सब सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ ऑलरेडी। तो मुझे पता है जो पेड बैच वाले मतलब जो पेड बैच वाले बच्चे, बेटा अच्छी तुम लोगों का डबल रिवीजन भी हो रहा होगा, डबल फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। और जो बच्चे शायद कहीं पेड बैच में नहीं है, जो सिर्फ इस यूट्यूब इन वन शॉट्स के सहारे हैं, बेटा तुम टेंशन मत लेना। बस तुम्हारे लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ पेड बैच, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा जो फ्री यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, उनकी बात मैं पेड बैच वालों के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी बच्चा टेंशन मत लेना, ठीक है। तुम लोगों को जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी ना वो सब आती रहेंगी। बस कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी पे जाऊंगा, अभी कुछ है, कुछ ऐसा, कुछ तुम्हारे एटी भैया की कुछ जरूरी चीजें हैं। पर हाँ तुम्हारे वन शॉट सारे डलवा के जाऊंगा भाई। चलो एक चीज समझना, मैंने क्या किया, 10 जूल के फोटॉन्स डाले, वर्क फंक्शन है 10 जूल नहीं 11 जूल के डाले, 10 जूल के 2 फोटॉन्स भेजे। कितने? 2 फोटॉन्स। 10, अरे यार फिर 10 लिख दिए, 11 लिखने, सॉरी, 11 जूल के 2 फोटॉन्स डाले और वर्क फंक्शन कितना बोल दिया? 10 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 1 जूल की एनर्जी के साथ। हाँ ना बोलो, 1 जूल एनर्जी। हाँ ना बोलो। मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाना, तो मैंने 2 की जगह अब यहां पर मैंने क्या किया, 4 फोटॉन्स भेज दिए, है ना। कितने? ये भी 11 जूल एनर्जी के 4 फोटॉन्स भेज दिए। अरे हाँ कितने? 4 फोटॉन्स भेज दिए। हाँ कितने भेजे भाई? इस बार 4 फोटॉन्स भेज दिए। तो क्या इस बार 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 1 2 3 4। क्या 11 में से 10 तो गई?
तो ये भी एक एक जूल के निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ना बोलो। क्या इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? हाँ। क्या मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले क्या उनकी एनर्जी बढ़ी? यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी और यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या सेम होगी? हाँ। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी, अगर तुमने फोटोन सेम एनर्जी के भेज रहे हो तो उनकी एनर्जी दोनों बढ़ेगी। करंट जरूर बढ़ गया, यहां करंट कम है, यहां करंट ज्यादा है, बता रहा हूं। ये लिख दो, इसको लिख दो, सॉरी ये लिख दो I1, ये लिख दो I2। समझ गए ना क्यों? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से करंट तो बढ़ रहा है, पर क्या उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है? एनर्जी ज्यादा भेजोगे तभी एनर्जी बढ़ेगी। अगर तुम सेम एनर्जी के ज्यादा फोटोन्स भेज दोगे तो करंट जरूर बढ़ जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर I2 इज ग्रेटर देन I1? हाँ बोलो भाई साहब। यही बात है जो तुम्हें अगले पॉइंट पर, चलो एक बार नोट करो जल्दी है, यही बात है जो तुम्हें अगले पॉइंट पर समझाई जाएगी। ठीक है, देखो यार, हाँ क्या कह रहा है, देखो इस बार तुमने जो ये इंटेंसिटी वाला है, इस बार इसकी नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड मैक्सिमम एनर्जी, दोनों चीजें ज्यादा है। फोटॉन्स की एनर्जी भी ज्यादा, और यानी एनर्जी भी ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगा, देख लो करंट ज्यादा है ना। पहले से ही एनर्जी भी ज्यादा है तो क्या पहले से ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसलिए देखो यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ, देख लो ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये वाली बात देख लो भाई, मजा आया? पॉइंट समझ में आया? मगज में आया? ये वाली बात क्लियर होगी भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात बता, तो तुम्हें दो तीन चीजें मैं बता चुका हूं। दो तीन चीजें क्या बता दी भैया, सुनो। एक बात बताओ, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक बात, वर्क फंक्शन, सही बात। जो फोटोन एनर्जी लेके आया वो एनर्जी कितनी है? वो एनर्जी है ये एच न्यू। ये क्या है? एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ठीक भाई साहब, ठीक। और एक है तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान सुनना, फोटोन एनर्जी लेके आया एच न्यू, ये टकराई मेटल सरफेस पर। ये क्या है? मेटल सरफेस। मेटल सरफेस ने एक एनर्जी यूज कर ली, कहां? वर्क फंक्शन में। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, सरफेस पे आया, फिर काइनेटिक एनर्जी यूज करके चल पड़ा। मतलब जो एनर्जी आई वो कितनी थी? एच न्यू, ठीक है। उसमें से कुछ होगी वर्क फंक्शन में यूज, बची हुई यूज होगी काइनेटिक एनर्जी में। यही हुआ, हाँ ना बोलो। क्या ये वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं? हाँ ना बोलो। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एनर्जी को ऐसे ही रहने दो। क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं? एच, देखो एनर्जी है एच न्यू, तो थ्रेशोल्ड क्या होगी? एच न्यू नोट। ये न्यू नोट क्या है यहां पर बता दो लिख के, यहां पर लिख देता हूं, हटाओ। यहां पर न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक भाई साहब। अरे बेसिकली एच न्यू एनर्जी आई, कुछ यूज होगी वर्क फंक्शन में, बची हुई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ ना बोलो। अभी इतना ही रहने देना, अभी इक्वेशन यही है, ठीक है। आगे भी यूज करेंगे इसको, चलो इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। ये माई, चलो अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। ये तुम्हारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन आई, जो आइंस्टीन बाबा ने दी, वो ये भी थी, है ना। आइंस्टीन बाबा ने इक्वेशन दे दी भाई साहब, है ना। अब मैंने तुम्हें अभी तक बताया कि अगर कभी कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन आ रहा है तो फोटोन की एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लेके आ पाए। बची हुई एनर्जी, अगर कुछ और एनर्जी एक्स्ट्रा थी तो उसे यूज करके वो चलना स्टार्ट कर देता है, फोटो करंट बन जाता है। लेकिन जब हम बैटरी लगाते हैं तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे, जो सरफेस पर बैठे थे, जो चल नहीं पा रहे थे, जिनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं थी, उस बैटरी को लगा के उन्हें भी चलाया जा सकता है ना। ठीक है, यानी कि मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो वो फोटो करंट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एक बात, अब एक बात समझते हैं। अब मैं फोटो करंट को बंद करना चाहता हूं, फोटो करंट को बंद करना चाहता हूं। बंद कैसे ईटीवी? मतलब नॉर्मली जो ग्राफ था वो ये था, वोल्टेज और फोटो करंट का। फोटो करंट को आईपी लिख रहा हूं, वो ग्राफ था ये था, हाँ ना बोलो, ये ग्राफ था। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब एक बात बताओ, ये मेटल सरफेस है जिसपे क्या आ रहा है? फोटोन आके टकरा रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरी मेटल सरफेस है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, पानी आ गया भाई हमारा, गर्म पानी की जरूरत थी हमें खास। अब गर्म पानी में हम डालेंगे क्या, इसको बोलते हैं काढ़ा। काढ़ा, काढ़ा, काढ़ा सुना तुमने? हाँ, काढ़ा डालेंगे। ओए भाई, मुझे लगा पाउच है, डाल दिया। और गला ठीक करने के लिए फिर से पी जाओ भाई,
गला खराब है हमारा, पता है तुम्हें। चलो ठीक है, अब आगे देखो। अब हुआ क्या, जब ये आई लाइट तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन थे जो निकल के इधर भागे। मैं चाहता हूं इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना, मैं फोटो करंट घटाऊंगा। घटाने के लिए मैंने क्या किया, देखो अभी तक हमने क्या लगाया था, इस तरह से बैटरी लगाई थी, सो दैट ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग ही रहा था। मैं उल्टा कर रहा हूं, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। हमने क्या किया, बैटरी उल्टी लगा दी। बैटरी उल्टी लगा रहे, वोल्टेज नेगेटिव कर रहे हैं, वोल्टेज कम करने की कोशिश करते हैं भाई। मैंने बैटरी लगा दी ऐसे, देखना क्यों, यहां पॉजिटिव या नेगेटिव, ये लगाने की जरूरत नहीं, पर हम करके देख रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। क्या ये नेगेटिव वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रही है, पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनमें भयंकर एनर्जी है, वो इस वोल्टेज के खिलाफ जाके इधर आ जाएंगे। जो सबसे भयंकर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा आगे इधर, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वोल्टेज, ये नेगेटिव वाली वोल्टेज बढ़ाऊंगा। नेगेटिव वाली वोल्टेज बढ़ने से होगा क्या, नेगेटिव वाली वोल्टेज बढ़ने से होगा क्या, क्या धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन्हें धीरे धीरे रोक रही है, पर सबको नहीं रोक पा रही। कुछ इलेक्ट्रॉन भयंकर एनर्जी वाले वो जाते जा रहे हैं, मैं रोकना चाहता हूं सबको, मैं धीरे धीरे और नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहा हूं। देखो ये नेगेटिव साइड है वोल्टेज की ना, बढ़ाता जा रहा हूं, तो करंट कम होता जा रहा है। देखो करंट कम हो रहा है, नीचे जा रहा है ना ग्राफ, करंट कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया, मैंने इतनी कम वोल्टेज कर दी, करंट जीरो हो गया। मैंने इतनी कम वोल्टेज कर दी, करंट जीरो हो गया। मैंने इतनी कम वोल्टेज कर दी कि करंट जीरो हो गया। ये कब हुआ होगा, सोचो। यहां पर लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन है, एक 10 जूल का, एक 11 जूल का, एक 12 जूल का, एक 13 जूल का। तो पहले मैं वोल्टेज ये थी, इसने 10 जूल वाले को रोक दिया। मैंने वोल्टेज और बढ़ाई, उसने 11 जूल वाले को रोक दिया। मैंने और वोल्टेज बढ़ाई, नेगेटिव वाली ये रोक रही है ना इलेक्ट्रॉन्स को, 13 जूल वाला भी, 12 जूल वाला भी रोक दिया। अब मैंने इतनी वोल्टेज बढ़ा दी कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था ना 13 जूल, वो भी बैलेंस हो गया ना, वो आगे जा रहा ना पीछे जा रहा। मतलब वो एक जगह ये मान लो जो 13 जूल वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह ऐसा स्टेबल हो गया कि उसने बैलेंस, मतलब उस पर इधर की फोर्स जो है, जो वो जाना चाहता है फोटो करंट की वजह से, दूसरा जो इसे नेगेटिव वोल्टेज है जो इसे इधर की तरफ रोक रही है, ये दोनों बराबर होगी। एक टाइम ऐसा आया कि सबसे मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो था, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, क्या काइनेटिक एनर्जी की वजह से इधर जा रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, उस इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दी इधर वाली एनर्जी। कौन सी, वोल्टेज। वोल्टेज का अगर मैं तुम्हें लिखना चाहूं, अच्छा क्या बैटरी काम कर रही है, तुम्हें याद होगा वर्क डन बाय बैटरी होता है क्यूवी, याद है वर्क डन का फॉर्मूला क्यूवी। क्या ये वर्क भी एक तरह का, क्या ऐसा मानो कि बैटरी की एनर्जी यूज कर रही है इसे रोकने के लिए। एक टाइम पर ये काइनेटिक एनर्जी और इधर वाली एनर्जी, ये जो वर्क हो रहा है इसके ऊपर, इस एनर्जी से इधर जा रहा है, ऑपोजिट साइड में बैटरी वर्क कर रही है, कह रहा है ये वाला वर्क और ये वाली एनर्जी एक टाइम पे बराबर हो गई, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई इसके क्यू वी एस। इस वी एस को मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा हूं। एक टाइम पे ये दोनों बराबर होगी, क्या अब इलेक्ट्रॉन आगे जा पाएगा, नहीं, क्या पीछे जा पाएगा, नहीं, बैलेंस हो गया। इस टाइम पर अब करंट जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं चल रहा। इस मोमेंट पर जो पोटेंशियल आया इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक बात बताओ, ये 13 जूल वाले को भी रोक दिया, अब मैंने एक और लाइट डाली 14 जूल वाली, क्या वो रुक पाएगा, वो चला जाएगा। उसे रोकने के लिए क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा, हाँ ना बोलो। यानी अगर मैं, अच्छा एक बात बताओ, 13 जूल के मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, 13 जूल वालों को रोक दे रही है, पर 13 जूल वाले मैंने 10 फोटोन भेज दिए, क्या सब रुक जाएंगे, सब रुक जाएंगे, क्योंकि 13 जूल वाला आगे जा ही नहीं रहा। तो अगर तुम फोटोन ज्यादा बढ़ा दोगे, यानी इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर तुमने एनर्जी बढ़ा दी, जो यहां से फोटोन आ रहे हैं वो 14 जूल वाले आ गए। कितने, 14 जूल, उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल दी 14 जूल वाले, तो 14 जूल वाले 13 जूल को तो ये रोक दे रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल, पर जो 14 जूल वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे रोक पाएगी नहीं, कि उसे रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर अब तुमने लाइट की एनर्जी बढ़ा दी, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, यानी थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ग्राफ दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले देख लो जरा। तो मेरा भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ऐसा पोटेंशियल, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाइड, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू स्टॉप द फोटो करंट, जो फोटो करंट को रोक दे। सबसे कम से कम वो पोटेंशियल बैटरी का स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है जो इस फोटो करंट को रोक दे। बात समझ में आई, हाँ ना बोलो। और यहां पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो भी भाई साहब क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा ना स्टॉपिंग वोल्टेज के, उसकी जो एनर्जी होगी। तो यहां से एक और इक्वेशन लिख सकते हैं हम। क्या इक्वेशन लिखेंगे भाई, सुनो। तुमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लिख दो। क्या इसकी जगह लिख सकता हूं ये, यहां क्यूवी की जगह ईवी लिख दूं,
इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं ना, क्यू की जगह ई लिख दूं, एच न्यू नॉट प्लस EVS। EVS लिखो, कहीं EV नोट भी लिखा होता है, EVS लिख दो भाई, चाहे EV नोट भी लिख दो, दोनों ही सही है, ठीक है। कहीं कहीं तुम्हें बुक में लिखा मिलेगा EV नॉट, EVO लिखा मिलेगा, कहीं कहीं बुक में EVO लिखा मिलेगा, इसे ओ भी लिख दो, ज्यादातर ओ लिखा होता है बुक्स में, तो इसको ओ लिख देते हैं। यह है फाइनल इक्वेशन जो तुम्हारी बहुत जगह यूज आ सकती है। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोल दो, लिख लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। 1 2 3 एंड गो। चलो देखो, ये वही है, कह रहा है ये इतना ग्राफ तो तुम्हें पहले से पता था, ये वाला पता था। अब तुम स्टॉपिंग नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हो, देखो उल्टा कर दिया, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हो भाई, बढ़ाते 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 एक टाइम ऐसा है इतनी नेगेटिव वोल्टेज कर दी कि करंट जीरो हो गया। इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल व्हेन फोटो करंट इन सर्किट्स बिकम जीरो। कोई दिक्कत परेशानी? ग्राफ में कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो। चलो, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं, यानी तुम फोटॉन्स नहीं बढ़ा रहे, फोटॉन्स मतलब तुम लाइट की इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे, मतलब तुमने 10 फोटॉन्स भेजे, 10 ही भेज रहे हो वापस से, पर अब 10 फोटॉन्स जो वापस भेजे उनकी एनर्जी बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ा दी तो उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगेगा। तो देखो करंट तो सेम है क्योंकि तुमने फोटॉन सेम रखे हैं, पर जब एनर्जी कम थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जब एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकता हूं? अगर मैं बोलूं हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, will need more stopping potential, will need more stopping potential to restrict the photocurrent। हाँ ना बोलो। ये बात समझ में आ गई सभी बालकों को? जल्दी बता दो, ये बात समझ में आ गई? अरे बेसिकली ऐसे मानो कि वो तुम्हारी दोस्त वाली कहानी थी, 4 दोस्त आए, कोई भी तुम्हारा काम का दोस्त नहीं था, पक्का वाला दोस्त नहीं था, तो तुम नहीं गए। लेकिन अगर, और मम्मी को भी रोकने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी, मम्मी को स्टॉपिंग पोटेंशियल है मान लो, मम्मी को भी ज्यादा मेहनत नहीं लगी, मम्मी को पता पहली जाएगा ही नहीं, लेकिन एक दोस्त आ गया तुम्हारा खास, तो अब क्या मम्मी को रोकने में तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। अब 2 दोस्त और आगे खास, तो तुम और ज्यादा जाना चाहते हो, मम्मी को और ज्यादा एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी रोकने के लिए। लेकिन मान लो खास दोस्त उतने ही रहे, 4 और आगे एक्स्ट्रा, उनसे फर्क पड़ रहा है क्या मम्मी को? मम्मी को ज्यादा रोकने में ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई खास दोस्त आ रहा है तो मम्मी को रोकने में ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन आ रहा है तो ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। लिख लो भाई, ठीक है। तुम्हें पता है इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ, इसमें इंटेंसिटी भी बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। इसकी इंटेंसिटी कम है, कम फोटो करंट, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा फोटो करंट। एनर्जी भी बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट तो पहले से ज्यादा है, देखो ये वाला, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, यानी I2 और V02 दोनों ही ज्यादा होंगे। अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट ज्यादा है I2, एनर्जी बढ़ा दोगे ये वाली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगा। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं क्वेश्चन में। इसका खुद बताओ, इसका मतलब क्या, इस ग्राफ में खुद बताओ क्या पूछा है। क्या मैं बोल सकता हूं इसमें इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, इंटेंसिटी इंक्रीजिंग, इंटेंसिटी तो इंक्रीज कर रहा है, सच दैट, क्या मैं बोल सकता हूं I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, हेंस फोटो करंट इज, हेंस लिखने की जरूरत नहीं, फोटो करंट तुम्हें सबसे ज्यादा पता है इसमें I3 में, लेकिन सेम एनर्जी। क्या एनर्जी सेम है तो तुमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो, आगे बढ़ जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएंगे भाई साहब, पहले बता रहा हूं मैं तुम्हें। चलो एक तुम्हें काम कीजिए बता दो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तुमने इक्वेशन क्या पढ़ी? इक्वेशन पढ़ी एटी भी हमने, क्या पढ़ी? एनर्जी ऑफ फोटोन, ये एनर्जी आ गई वर्क फंक्शन में, प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही तो हुआ था। ये देखो क्या कह रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। किसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी। ये क्या होता है? एच न्यू, और ये क्या होता है? एच न्यू नॉट, और ये क्या होता है? ई वी नोट। याद है? स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। ग्राफ किसका? वी नोट और फ्रीक्वेंसी। जो यहां होता है वाई एक्सिस, वो इधर लिखा जाता है, तो इसको तो रहने दो यहीं, ई वी नोट को, ये माइनस में एच न्यू माइनस एच न्यू नोट।
दोनों से, अच्छा देखो यहां से E डिवाइड में ले जाओ तो यह एच ई न्यू अपॉन एच ई न्यू नोट। क्या इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन से कंपेयर करो, क्या y स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तुम्हारा x, न्यू तुम्हारा x, देखो x है ना, h अपॉन ई क्या है, क्या h अपॉन ई हुआ तुम्हारा स्लोप, ध्यान से देखो h, क्या यहां पे जो स्लोप है, स्लोप तुम्हारा h अपॉन ई हुआ, हाँ ना बोलो, हुआ नहीं हुआ बताओ, देखो चलो m इक्वल्स टू h अपॉन ई, स्लोप कांस्टेंट है, क्या h भी कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आई है। ये पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन क्यों आई। अब एक और चीज, क्या इसको इंटरसेप्ट बोलते थे, c की वैल्यू तुम्हारी यहां पे क्या है, क्या c की वैल्यू है माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट, क्या इसी को इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, हाँ ना बोलो। कम, अच्छा देखो सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत ध्यान से देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टार्टिंग में देखो, यह ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ है, यहां से क्यों स्टार्ट हुआ है भैया, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत कब पड़ती है, जब करंट होता है। करंट होता कब है, कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद, तो करंट कुछ यहां इस वाली फ्रीक्वेंसी में करंट था ही नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसके बाद करंट स्टार्ट हुआ, जब करंट स्टार्ट हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत है। अब तुम्हारा करंट बढ़ रहा होगा, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा होगा, करंट बढ़ रहा है तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, देखो पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसी को तो इंटरसेप्ट बोलते हैं, एक्स एक्सिस को कहां पे काट दिया इसने, देखो काहे दिक्कत दे रहे हो, देख लो भाई, देखा, ये वाला ग्राफ याद रखोगे कैसा है, स्लोप कैसे निकाला मैंने, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, हाँ ना बोलो। अब क्वेश्चन पे आ जाए भाई, ए भाई जल्दी नोट करो नोट करो नोट करो, जल्दी से नोट करो, अरे भैया जल्दी से नोट करो, चलो क्वेश्चन दे रहे भाई, 1 2 3 एंड गो। जरा देखो क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज इतना, वर्क फंक्शन दे दिया तुम्हें कितना, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा जा सकता है, इसको सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, चलो एक और बात बताता हूं, क्या ये होता है वर्क फंक्शन, क्या इसको लिखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहां पे इसके बराबर में, तुम्हें पता है E इक्वल्स टू क्या था, एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, होता है, होता है, ठीक है। टाइम क्या होता है, पढ़े हो क्लास 9th में, भूल गए होगे ना तुम, पिछले पेज पे इसी पेज पे लिख दूं, टाइम पीरियड एक्चुअल में होता है वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या होता है, लिख दूं, पूरा लिख रहा हूं चलो, जिसको नहीं पता, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम होता है वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी, ये होता है पता है। तो वेवलेंथ है लेमडा, वेलोसिटी है तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट, यहां तो स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, फोटोन्स की बात चल रही है, टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन लेमडा, हाँ ना बोलो। अरे इसको उल्टा कर दो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू या एच एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, इसको न्यू बोल दो, न्यू बोल दो, ये वाला सिंबल लिख दो या एफ लिख दो, क्या फ्रीक्वेंसी की जगह लिख सकता हूं मैं सी अपॉन लेमडा, तो एक्चुअल में एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से अगर तुमने देखा हो, एक फॉर्मूला था E इक्वल्स, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू नोट, न्यू नोट क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजूं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ उल्टा काम करती है, डिवाइड में भी आ रही है, देख लो डिवाइड में भी एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन देख रहे हो, उल्टा है, यानी वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा बोलेगा, फ्रीक्वेंसी कितने कम से कम हो कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वेवलेंथ कितनी ज्यादा से ज्यादा हो, यानी अगर मान लो फ्रीक्वेंसी कह रहा है 2 हर्ट्ज से कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्या 3 हर्ट्ज पे निकलेगा, हाँ, क्या 4 हर्ट्ज पे निकलेगा, हाँ, क्या 5 हर्ट्ज पे निकलेगा, हाँ, इसका उल्टा। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, वेवलेंथ कह रहा है इस पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या इससे ज्यादा वेवलेंथ पे निकलेगा, अगर मैं बोलूं 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ ना बोलो, नहीं निकलेगा, पता है क्यों, जब वेवलेंथ बढ़ी होगी फ्रीक्वेंसी कम हुई होगी, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा करोगे, एक मिनिमम वैल्यू से वेवलेंथ अगर ज्यादा कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वेवलेंथ ज्यादा करने पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, वेवलेंथ कम करने पे, वेवलेंथ कम का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो यहां पे जो फॉर्मूला आता है वो ऐसा आता है, यहां लिखो सी अपॉन लेमडा नोट, इस लेमडा नोट को भी क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन एमिट एन इलेक्ट्रॉन, अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा,
यानी फ्रीक्वेंसी का जस्ट ऑपोजिट याद रखना है। ये वाली गाथा लिख लो, मैं साइड रब कर रहा हूं ना, ये वाली गाथा लिख लो भाई, गाथा लिख लो ये वाली, जल्दी से लिख ली, हटा रहा हूं ये 1 2 3 एंड गो। मैं कहीं लिख दूं ऐसे बाद में ना, इसको कहीं लिखी दूं, कहीं लिख देता हूं ना, वरना तुम लोग भूल जाओगे। यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, ऑल्सो वी नो, यहां लिख रहा हूं भाई, ऑल्सो वी नो। अगर तुम भूल गए तो बेटा जगह हो तो लिख लो, वरना हल्का सा पेज चिपका लो यार। वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, तो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा नॉट। ये तुम्हारी क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखोगे, याद रखोगे बात है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा, याद रखना, ये पूरा लिख दे लो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ वापस अपनी गाथा पे, हरमों की गाथा। तो हमें ये लेमडा नोट ढूंढना है, ये ढूंढना है। ये तो कह रहा है फ्रॉम सब्सटेंस, कह रहा है लेमडा नोट ढूंढ के बता दो अगर वर्क फंक्शन कितना है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर बताओ मुझे, क्या यहां से ऐसे लिख सकता हूं? तुम्हें h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है। तुम्हें एक बात बताऊं, इसमें एक डायरेक्ट कैलकुलेशन बता दो, कुछ कैलकुलेशन डायरेक्ट यूज की जाती है। जैसे hc इक्वल्स होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखोगे हमेशा। ये डायरेक्ट याद रख सकते हो क्या, मुझे बताओ, क्या ये बात तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो? हाँ ना बोलो। क्या ये जो मैंने बात बताई इसको लिख लो, ये डायरेक्ट याद रख सकते हो तुम लोग हमेशा के लिए, आगे के लिए, आगे तक के लिए, जिंदगी भर के लिए, क्या डायरेक्ट याद रखी जा सकती है? जल्दी बोलो यार। ए भाई तुम बोलते नहीं, अरे बताओ याद रख सकते हो क्या? तो इसे लिख लो भाई और क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से, फुर्ती से कर दो। एक में जो तुम्हें और बात बतानी है, एक एंगस्ट्रॉम वाली भी चीज होती है, वही बता दूंगा। ठीक है, लिख लो। एक एंगस्ट्रॉम वाली भी होती है, जैसे नैनोमीटर है ना, ऐसी एचसी को डायरेक्ट 12400 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी कहीं कहीं यूज होती है, इसे भी लिख लेना, ये दोनों लिख लो। ठीक है, अब यहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम, यहां पे हम नैनोमीटर में आंसर निकला तो नैनोमीटर वाला यूज कर लो, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है। वरना तुम h की वैल्यू लिखोगे पहले 6.6 इंटू 10 की पावर -34, फिर c की वैल्यू लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर 8, फिर इनको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया क्वेश्चन वाले ने कि हमेशा आप डायरेक्ट लिख देना, बार बार ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लैम्डा नोट निकालना है। एचसी कितना, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो। ये कितना तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, यह आया तुम्हारा 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, 4 3 जा 12 और 4 10 जा 40। यहां पे तुम्हारा 0 आना चाहिए ना, 3100 आना चाहिए भाई, सॉरी 310 नैनोमीटर। ये आ गया भाई, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लिख लो भाई, लिख लिया मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे चले, अगर तुम बोलोगे तुम्हारी इजाजत हो तो। चलो, ये भी क्वेश्चन आता है, पता है कई बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है इस ग्राफ में, कह रहा दो ग्राफ ध्यान से देखो, ये मेटल ए का ग्राफ है, ये मेटल बी का ग्राफ है। ऑलरेडी वैसे इसमें सारी चीज तुम्हें बता दी है। ठीक है, ये तुम्हें ग्राफ दे दिया और तुमसे पूछ रहा है इन दोनों ग्राफ के इंटरसेप्ट निकालो। एक्चुअल में क्वेश्चन यही आता है ज्यादातर, मैं तुम्हें बता देता हूं क्या आता है, इन दोनों ग्राफ के इंटरसेप्ट निकालो। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ, अच्छा तुम्हें ये निकालना है, ये ग्राफ यहां कहां काटेंगे, इस जगह, ये पूछ रहा है तुमसे, ये वाले पॉइंट्स पूछ रहा है तुमसे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया है, तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना। तुम्हें ये बात दिख गई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। ईवी नॉट एक तरफ रहने दो, तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। ई डिवाइड में ले जाओ तो वी नॉट कितना आया, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। क्या यही इंटरसेप्ट है? अगर पॉजिटिव एच अपॉन ई होता तो ये होता, नेगेटिव एच अपॉन ई का मतलब है ये, सॉरी पॉजिटिव होता तो ये होता, नेगेटिव का मतलब है ये। बेसिकली ये है तुम्हारा एच अपॉन ई, यह है तुम्हारा एच अपॉन ई। देख लो भाई, ये है तुम्हारा एच अपॉन ई, फुर्ती से देख लो, सॉरी एच अपॉन ई नहीं, तुम क्या ले सकते हो एच अपॉन ई, वर्क फंक्शन में लिखना है इसे। तुम इसे क्या लिख सकते हो वर्क फंक्शन की फॉर्म में, वर्क फंक्शन की फॉर्म में क्या लिख सको इसे तुम, एच अपॉन ई तो स्लोप है ना, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी, एच अपॉन ई तो स्लोप है ना भाई, हाँ स्लोप है। जरा ध्यान से देखो, एच न्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन है ना,
इसको वर्क फंक्शन लिख सकता हूं V नॉट इक्वल्स टू H अपॉन E न्यू माइनस वर्क फंक्शन 1 अपॉन E। ठीक है, क्या इसके लिए पहला वाला जो मेटल है माइनस का वर्क फंक्शन अपॉन E और दूसरा वाला मेटल दूसरे का वर्क फंक्शन अपॉन E, क्या ये लिख सकता हूं? देख लो क्यों लिखा मैंने दूसरे का वर्क फंक्शन नीचे और पहले का ऊपर। इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या, बस मुझे इतना बता दो। क्या ए वाला मेटल का वर्क फंक्शन कम रहा होगा? क्यों? सोचो, क्या थोड़ी सी ही फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल गया? इलेक्ट्रॉन निकला ये कैसे पता चला? दिमाग में डाउट आएगा ना कि हमें कैसे पता एडीबी इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहां पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, करंट चल जाता है। करंट चलता है तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। यहां के बाद करंट चला तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ी। देखो पॉइंट समझे वाला, यानी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम थी मतलब कम एनर्जी चाहिए थी मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वर्क फंक्शन कम हुआ। तो इसका वर्क फंक्शन कम, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा, इसीलिए ग्राफ में यहां ये देख लो भाई। एक एग्जांपल आता है, क्वेश्चन की तरह भी आ जाता है। मजा आ रहा है भाई? कितने बच्चों को ये वाली चीज पहली बारी में क्लियर, बस मुझे प्लीज बताना है, ठीक है? बता देना कितने बच्चों को पहले क्लियर है ना। अब यहाँ पे कुछ लॉज पढ़ लो, वैसे तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारे लॉज। तुम्हें लग रहा होगा एडीबी नहीं बताए, अरे बताएं भाई, बताऊं कैसे? चलो अभी दिखाता हूं। क्या तुम्हें एक बात पता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, या मिनिमम एनर्जी के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलता है? यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पर डिपेंड करता है? एनर्जी पर, फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन फोटो करंट कम होगा या ज्यादा, ये किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। ज्यादा फोटोन्स लाओगे मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब ज्यादा करंट, है ना? ये कह रहा है। कह रहा है किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या है? जो लाइट से सेंसिटिव है, मतलब लाइट ज्यादा एनर्जी वाली गिरेगी तो निकाल देगा इलेक्ट्रॉन। कह रहा है फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या बता दिया? जो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सैचुरेशन करंट की बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, एक कोई मेटल है, इसकी इसका वर्क फंक्शन मान लो 5, फ्रीक्वेंसी लाइट की आ रही है ये, तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल की क्या दे दी? फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, दूसरा फ्रीक्वेंसी आ रही है। कह रहा है जो सैचुरेशन करंट आता है टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका बताता हूं। तुम्हें याद हो ग्राफ बनाया था तुमने ये वाला, अगर तुम ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स भेजोगे क्या करंट ज्यादा हो जाएगा? हाँ ना बोलो। तो ये जो सैचुरेशन है कहां आएगा? यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स पे। अब मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा जितनी एनर्जी का लाइट भेजोगे तुम, यही कह रहा है सेकंड पॉइंट। Whereas the stopping potential is independent of intensity, उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 1 2 3 एंड गो। कह रहा चलो छोड़ो, मैं डायरेक्ट बताता हूं। किसी भी, ये वही बातें जो सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, बस यहां पे रूल के हिसाब से लिख दी, तुम्हें याद नहीं करनी, मत करो, कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली ये कह रहा है कोई भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल, किसी भी मेटल से तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो वो इलेक्ट्रॉन किस निकलना है? पहले तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना, तभी निकलेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी कम या कितनी ज्यादा होगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन पे या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर। उसका लेना देना इंटेंसिटी ऑफ लाइट से नहीं है, बस यही कह रहा है। देख लो, एक और बात बोली, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है ना, ये बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे ही फोटोन टकराता है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐसे नहीं कि टाइम लग रहा है। ये ध्यान रखना, ये बात इन्होंने बोली, विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग। ठीक है, ये बात याद रखोगे, हाँ ना बोलो। चाहे लाइट की इंटेंसिटी कितनी ही डिम है, व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सीडिंगली डिम, इससे लेना देना नहीं है, पर जैसी लाइट टकराएगी तुरंत निकलता है, इसके बीच में टाइम लैग नहीं होता। ये लॉस थे तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। आ जाओ एक और क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन वाले भैया क्या कह रहे हैं? व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी, फोटोन की एनर्जी है भाई, बल्कि इसे एच नहीं लिखूं, फोटोन की एनर्जी है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉल्स ऑन मेटालिक सरफेस। तुम्हें पता नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है वैसे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखी, चार्ज इनटू वोल्टेज, क्या यही वर्क होता है? समझे, ये वाली चीज है।
ठीक है, वर्क फंक्शन दे दिया, ये रहा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया ना क्वेश्चन। एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि इसमें से इसको माइनस कर दूं, 3.8 माइनस 2.8 1, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म क्वेश्चन। देख लो, कोई दिक्कत परेशानी? यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसान था, कोई दिक्कत परेशानी है? आगे बढ़ो भाई, 1 2 3 एंड गो। ये कह रहा फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इंसिडेंट ऑन कैथोड, ठीक है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम एनर्जी जो निकले हैं यानी काइनेटिक मैक्स दे दी, वो कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक भाई, वर्क फंक्शन कितना होगा? 3। अरे 5 माइनस 2 कर दो, 3 होगा वर्क फंक्शन, देख लो चाहे। कह रहा है फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 वोल्ट। कह रहा दूसरा केस देखो, अब फोटोन्स निकल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड। कह रहा कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए, चलो एक बात बताओ मुझे, यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा क्वेश्चन वाला। क्या पूछ रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत ध्यान सुनना, इस केस में इक्वेशन क्या होगी? ये लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो? लिख सकता हूं। मेटल दोनों बार सेम है तो मेटल का वर्क फंक्शन तो सेम ही होगा। क्या यहां से वर्क फंक्शन निकाल सकते हो तुम? डायरेक्ट ये कर दूं, लगा दूं, एच न्यू इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ बोलो, वर्क फंक्शन आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पुट कर दूं एच न्यू, ये कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई वी नोट, ई कैंसिल, 6 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, क्या 3 वोल्ट आ गया? हाँ ना बोलो, बोलो भाई, ए बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? मजा आ गया? बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी? फिर आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी देखो भाई। चलो चलो चलो, ओ पता तो लास्ट में कुछ पीवाईक्यू भी करा दूंगा ना। चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन समझते। चलो तुम्हें फोटोन की कहानी सुनाते हैं। फोटोन की कहानी सब समझता। अच्छा तुम एक बात बताओगे, जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम एक मोमेंट का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ते थे, मास इनटू वेलोसिटी पढ़ते थे, और मोमेंटम कंजर्वेशन तुमने पढ़ा था। दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से भागता है तो कोई आके टकराता है उसे, तभी तो वो भाग के जाता है। समझ रहे हो? बेसिकली ऐसा मानिए मेटल सरफेस है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये फोटोन आया, इसने इससे टक्कर मारी, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाता है और यहां फोटोन बैठ जाता है। बेसिकली ये होता है। एक्चुअल में क्या होता है? यहां बैठ जाता है फोटोन, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, ये होता है। इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके पास वेलोसिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी तो उसके पास मोमेंटम होगा। इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है मतलब, पर वो मोमेंटम आया कहां से? अपने आप तो पैदा नहीं हुआ होगा, पर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने पढ़ा हुआ है। दैट मींस फोटोन के पास जो मोमेंटम था वो उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा दिया। वो गेम खेला, भाग के लकड़ी पकड़ाते हैं एक दोस्त को, फिर अगला लेके आगे जाता है, यही तो हुआ है बेसिकली। फोटोन के पास इसका मतलब मोमेंटम था। बट द थिंग इज, तुम्हें पहले ही चैप्टर के अंदर मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई थी, याद करो, जब तुम्हें चार्जेस का प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो वहां एक बात बोली थी कि मास चार्ज इज इनवेरिएंट, कुछ ऐसा बताया था, याद होगा, है ना? मैंने बताया था मास भी कांस्टेंट नहीं होता। जो मास, मूविंग मास होता है ना, बेसिकली मास का एक फॉर्मूला होता है, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं रेस्ट मास। एम नॉट को क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे मैं अभी यहां रेस्ट पे हूं, लाइट की स्पीड के बहुत ज्यादा कम स्पीड होगी, अगर मान लो 100-200 भी होगी, उसे भी रेस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, रेस्ट मास बेसिकली, जैसे अभी मैं खड़ा हूं, रेस्ट मास है मेरा रेस्ट मास कितना है? मान लो 60, मेरा कितना 70 kg है फॉर एग्जांपल। ठीक है, कह रहा है फोटोन का रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन एक्चुअल में 0 होता है। आज तक फोटोन का किसी ने रेस्ट मास कैलकुलेट, जब भी मतलब 0 मिलता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ रेस्ट मास। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। बेसिकली कह रहा है कि अच्छा इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोटोन की स्पीड के आसपास भागेगा, उसका मास भी बहुत तगड़ा चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक फोटोन ले लो दूसरा, उसकी वेलोसिटी भी उतनी ले लो जितनी स्पीड ऑफ लाइट। यहां वेलोसिटी सी डाल के देखो, सी स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। देखो कैसा आएगा बताऊंगा,
फॉर्मूला भी बताता हूं कैसा था। ये फॉर्मूला m इक्वल्स टू m नोट, ये क्यों जीरो ये बता रहा हूं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो क्यों ये बताता हूं। देखो जरा, 1 माइनस फोटोन की स्पीड तो वही है ना जिस लाइट ऑफ स्पीड है, लाइट की स्पीड की सी स्क्वायर। ऑलरेडी यहां पे क्या था सी स्क्वायर फॉर्मूले में, सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर 1 हुआ, 1 माइनस 1 जीरो हुआ। ये जो नीचे जीरो है कि इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हाँ ना बोलो। ये जो नीचे जीरो है कि मल्टीप्लाई में था, तो m नोट कितना गया जीरो, यहां से आता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। अब दिक्कत यह आई कि जब फोटोन का रेस्ट मास जीरो है, जब फोटोन का मास जीरो ले रहे हैं रेस्ट मास, तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो होता है ये मास इंटू वेलोसिटी। अगर यही जीरो हो गया तो मोमेंटम तो जीरो हो गया। अब फोटोन का अगर मोमेंटम जीरो है तो फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दिया कैसे, तो इसके लिए भाई बड़ी दुविधा फंस गई। तो इसके लिए एक नए तरीके से भी मोमेंटम को, बेसिकली मोमेंटम सिर्फ वही नहीं होता जहां पे मास की बात होती है, मोमेंटम और भी वजह से होता है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन को एक अलग तरीके से दिखाया गया। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन सुन लो क्या होता है, वो होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, लिख देता हूं, मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है, आगे याद रखना इसको पी से ही लिख देते हैं, एच अपॉन लेमडा, एच अपॉन लेमडा। यानी जो भी पार्टिकल जिनकी वेवलेंथ होगी, हैं वेवलेंथ सबकी होती है वैसे एक्चुअल में, तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का वेव, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन भी दोनों नेचर शो करता है, वेव भी और पार्टिकल भी। दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी है, हर चीज के पास इलेक्ट्रॉन, यानी दुनिया में हर चीज वेव है और पार्टिकल भी। हाँ, यही तो इस चैप्टर का मेन सार था, आधार था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फोटोन का जो मोमेंटम है वो इस फॉर्मूले से दिखाया जाता है, एच अपॉन लेमडा। याद रखोगे, हाँ ना बोलो। तो बेसिकली यही लाइट क्या, लाइट इज कंसीडर्ड अ व्हाट, टू बी मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। क्या बोलते हैं, लाइट को माना जाता है कि लाइट बड़े बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है ना, उन्हीं को नाम दिया हमने क्या, फोटोन। रेस्ट मास जो मैंने अभी बताया, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ठीक है, और मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच बाय लेमडा या फिर ई बाय सी। ये कहां से आया भैया, चलो बताते पहले, देखो है ना। और एनर्जी ऑफ फोटोन में तुम्हें ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, एनर्जी का फॉर्मूला था एच सी ओवर लेमडा, या फिर इसे एच न्यू भी बोल दो। ये दोनों फॉर्मूले ऑलरेडी तुम्हें लिखवा चुका हूं, हाँ ना बोल दो भाई। अब एक बात बताओ, क्या एच अपॉन लेमडा, ये एच अपॉन लेमडा क्या यही है मोमेंटम? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं ई, अरे यार क्या गया, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ई इक्वल्स टू पी सी। ये पी क्या है, फोटोन का मोमेंटम। क्या यहां से पी का फॉर्मूला एक और आया, ई अपॉन सी। तो फोटोन के मोमेंटम के दो फॉर्मूले, ई अपॉन सी यानी एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, या एच अपॉन लेमडा। याद रखोगे, ये थी फोटोन की कहानी, ठीक है, जो हमें तुम्हें सुनानी थी। आगे आ जाओ भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देख लिया 1 2 3 एंड गो। चलो लिख लिया, चलो। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी, सिंपल सी बात है, तुम्हें नहीं पता तो हम बता देते हैं बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 की पावर -10 मीटर, याद रखना, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन पूछ रहा है, P इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। एच कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, लेमडा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। देखो कोई दिक्कत, एक पिकोमीटर भी होता है ऐसी, एक पिकोमीटर भी होता है मेरे भाई 10 की पावर -12, एक फर्मी भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, नैनोमीटर भी होता है 9 10 की पावर -9, ठीक है। चलो 1 एंगस्ट्रॉम यहां लिख दूं, कहीं तो लिखूंगा, लेमडा इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं 10 की पावर -10 मीटर, ये यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो कहीं तो लिखना ही था, आगे आ जाओ भाई। अब एक बात देखो, ऐसी रहने दो, 6.6 अपॉन 5000, 10 की पावर -34, ये प्लस में चला गया होगा, +10, डेसिमल हटाओ नीचे आ गया 10, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, P 66 अपॉन 5000 के साथ एक और जीरो ले लो, 4 जीरो होगी नहीं, मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं 24 की 4 जीरो इसको दे दूं, क्योंकि नीचे कट जाएंगे, काम बन जाएगा। चलो 3 दे देता हूं, इसकी 3 जीरो इसको दे दूं, कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना, कैसे लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू 66 की मल्टीप्लाई 3 जीरो, 1 2 3, तो क्या है 10 की पावर हो जाएगी, 3 जीरो और दे दी 27 हो जाएगी। अरे तुमने दिए निकाली यहां से, तो यहां 3 और कम हो जाएंगी ना, कम मतलब माइनस में, 10 की पावर -27, और नीचे डिवाइड में क्या भाई 50,000, 3 0 काट दो, क्या बचा 50 अपॉन 66, तो 51 जा 50, 53 जा और 52 जा, 1.32 इंटू 1 10 की पावर -27। मोमेंटम का यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकंड लिख दो,
या यहां से लिखो ना, हाँ चलो केजी मीटर पर सेकंड लिख दो, जूल सेकंड अपॉन मीटर, ये भी लिख सकते हो, जूल सेकंड अपॉन मीटर ये भी लिख सकते हो, देख लो केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, जूल सेकंड अपॉन मीटर भी लिख सकते हो। ये पता कहां से जूल सेकंड अपॉन मीटर, दिखाऊं याद दिलाऊं, अभी एक फॉर्मूला और कराया था, ई अपॉन सी, ई मतलब एनर्जी जूल, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मीटर पर सेकंड यहां से आई है, ये भी लिख देता हूं भाई, कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो, 1 2 3 एंड गो। कह रहा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय अ सोर्स, एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ की लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक भाई। चलो एक बात बताओ, एक एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच न्यू, मैं पूछूं एन नंबर ऑफ एनर्जी, मैं पूछूं एक फोटोन की एनर्जी है, एन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, क्या E इक्वल्स टू एच एन एच न्यू, हाँ ना बोलो। मैं बोलूं एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में टाइम से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, क्या एनर्जी अपॉन टाइम पावर ही बोलते हैं, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वहीं से देखो क्या इसको पावर बोलते हैं, यहां आया एन अपॉन टी, क्या इसकी जगह लिख दो सी अपॉन लेमडा, ये लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो, क्या पावर लिख सकता हूं ऑफ एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत परेशानी, अगर टाइम 1 सेकंड हो, क्योंकि यहां पे कह रहा है फोटॉन्स पर सेकंड, अगर टाइम में 1 सेकंड ले लो तो पावर का फॉर्मूला तुम्हें क्लियर दिख गया, हाँ ना बोलो, ए बोलो भाई, क्या यहां पे लिख सकता हूं एन अपॉन टी, एक तरफ रहने दो, एन अपॉन टी रहने दो, कैसे लिखता हूं पावर मल्टीप्लाई लेमडा अपॉन एच सी, क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, यानी कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने टाइम में जा रहे हैं भैया, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ, अच्छा कोई लाइट है, मान लो ये ट्यूबलाइट है मेरे पास, इस ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं, तो कह रहा है कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने टाइम में निकल रहे हैं, उसका फॉर्मूला पावर इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट अपॉन एच इंटू सी, क्या लिख सकते हो, हाँ ना बोलो, अब ये फॉर्मूला लगाना देख लो, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, करे भाई देख लो, वैसे तो तुम्हें कर देना चाहिए सॉल्व, कह रहा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर वेवलेंथ कितनी है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर हो गया 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 9 मीटर, व्हेन इट डिलीवर्स द पावर दे दी 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वॉट, इसके क्वेश्चन अच्छे खासे करा रहा हूं तुम्हें, एच की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ठीक है, डालो फॉर्मूले में, एन अपॉन टी इक्वल्स टू पावर का फॉर्मूला 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, लेमडा 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, यही है देख लो, कछु दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, ठीक है, 3.3 इंटू 6, ये डिवाइड करोगे 2 आएगा, करके देख लो, ठीक है, ये डिवाइड करोगे 3 2 जा 200 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे आएगा 100, और कुछ बचा, ठीक है देखते हैं, तो n अपॉन टी आया तुम्हारा 10 की पावर माइनस 3, ये 10 की पावर 2 है, चलो बाद में 10 की पावर माइनस 9, और ये प्लस 2, ठीक है, नीचे माइनस 34 तो प्लस 34, नीचे 8 तो ऊपर माइनस 8, यही तो हुआ, n अपॉन टी कितना है, चलो चेक करते हैं, तो 36 36 माइनस 8 28 19 3 16, 10 की पावर 16 आ रहा है, चेक कर लो, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ लाइट सोर्स इन अ सेकंड आर 10 की पावर 16, क्योंकि टी की वैल्यू 1 है, फॉर 1 सेकंड ऐसे भी लिख दो, फॉर 1 सेकंड n इक्वल्स टू 10 की पावर 16, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में 10 की पावर 16 निकल रहे हैं भाई, मजा है क्वेश्चन में, हाँ ना बोलो, 1 2 3 एंड गो। अब आ जाओ डी ब्रोई वेवलेंथ, डी ब्रोई साहब ने बोला ए भाई बहुत हो गया तुम्हारा दोगलापन, असलियत में जो तुम इतने टाइम से बकैती करे जा रहे हो कि लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है, अरे भैया सब सब कुछ है, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करती है, वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, दोनों एक्चुअल में गंगाधरी शक्तिमान है भाई, हेनरी कैविल वो था सुपरमैन, रॉबर्ट डॉनी ही आयरन मैन है, ठीक है, और क्या, और कौन से ऐसे कैरेक्टर है जिनमें लोगों को पता नहीं होता कि ये वो वाला वो है, हीरो है, बहुत सारे थे पहले जमाने में ना, गंगाधरी शक्तिमान ज्यादा फेमस है भाई। कह रहे तो डी ब्रोई साहब इन्होंने क्या बोला, डी ब्रोई साहब ने बोला कि जो भी दुनिया में ऑब्जेक्ट, बेसिकली तुमने एक लैम्डा का फॉर्मूला ढूंढ दिया, क्या तुमने मोमेंटम का फॉर्मूला ढूंढ दिया एच अपॉन लैम्डा, तो यहां से लैम्डा का फॉर्मूला क्या आया एच अपॉन पी, क्या ये वेवलेंथ है किसी भी फोटोन की, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, क्या वेवलेंथ ऑफ फोटोन है ये, कह रहे फोटोन तो पार्टिकल है, पार्टिकल वेवलेंथ निकाल दी तुमने, ओ भाई अगर तुमने पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल दी तो
अगर तुम पार्टिकल की वेवलेंथ कह रहे हो तो वेव का मोमेंटम होना चाहिए, उल्टा बोल रहे हैं। अगर तुम किसी पार्टिकल की बोल रहे हो, पार्टिकल फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरी वेवलेंथ निकाल दी, बताओ मेरी वेवलेंथ निकाल दी, तो ऐसी जो साउंड एक वेव है, जैसे वेव है, कह रहे वेव का मोमेंटम बता दो, फिर मिक्स कर दो दोनों को। इनका कहने का मतलब ये था कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इन्होंने बोला लैम्डा ऐसे रहने तो h अपॉन p की जगह mv लिख दो, ये कहलाई डी ब्रोई वेवलेंथ। इसी को बोलते हैं हम क्या, डी ब्रोई वेवलेंथ। यानी इन्होंने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया फाइनली और ढूंढ के दिखाया कि एक्चुअल में वेव पार्टिकल जब दोनों मिक्स है भाई, एक्चुअल में ये बोला इन्होंने, तो देखो लिखे डी ब्रोई वेवलेंथ इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी भी वेवलेंथ होती है, इन्होंने बोल दिया। अब तक तो सिर्फ हम पढ़ते आ रहे फोटोन की वेवलेंथ है, वेव की होती है वेवलेंथ। इन्होंने बोला जो पार्टिकल है ना, कोई ऑब्जेक्ट भी है, ये पेन भी, अगर ये पेन भी मूव कर रहा है तो इसकी भी वेवलेंथ होगी। और इसकी वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, पार्टिकल का मास, उसकी वेलोसिटी, एच की वैल्यू। अब पंगा ये है कि तुम बोलोगे सर इसकी वेवलेंथ वेव ही नहीं दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिखता, इसका रीजन इन्होंने क्या दिया, यहां वैल्यू पुट करके देखो, 10 की पावर बहुत ज्यादा माइनस में आएगी, देख लेना चाहे, क्योंकि ऊपर 10 की पावर -34 है, इतनी ज्यादा कम होती है, इतनी ज्यादा कम होती है कि इसकी वेव हमें इस वेव बनती हुई दिखती नहीं है, ये बोला इन्होंने। तो वैल्यू क्या लगा, देखो मास मान लो 10 किलो है, वेलोसिटी दे दो 100 किलोमीटर पर आवर, एच की वैल्यू देखो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, कितना ही नीचे लग रहा हो फिर भी ऊपर 10 की पावर -34 है, कितनी माइनस माई की वैल्यू नहीं, 0.0000000 इतनी कम आएगी वेवलेंथ, और वो ना के बारे में, वो नेकेड आई से दिखती नहीं है, ये बोला इन्होंने। ठीक है, तो ये खैर मैंने बात बता दी पूरी। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट हाईलाइट्स द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, देख लो भाई, ये मैंने सब लिख के दिखा दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमें इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी पता है, चलो 1 2 3 आगे पेज पे बता दो, 1 2 3 एंड गो। देखो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। क्या हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, पता है वाली बात, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, क्या मास ऑफ फोटोन भी पता है, हाँ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डालोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डालोगे, वेलोसिटी नहीं पता मान लो तुम्हें, देखो भाई कोई दिक्कत परेशानी, ए भाई इससे पहले पीछे वाला पेज नोट कर लो, अगर ना लिखो तो भैया लिख लिया करो भाई साहब, लिख लिया। चलो तुम्हें याद होगा जब तुम क्लास 9th में भी थे, जब तुम छोटे बच्चे थे, तो तुमने एक चीज पढ़ी थी, उससे पहले बताता हूं। चलो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स होती है हाफ mv स्क्वायर किसी पार्टिकल की, और मोमेंटम होता है mv, है ना। तो इस इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं, हाफ m v स्क्वायर है, तो क्या ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, मैं इसको भी m स्क्वायर v स्क्वायर बना रहा हूं, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, mv का होल स्क्वायर और नीचे 2m के मोमेंटम है, इसी को मोमेंटम बोल दूं, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आता है मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो मोमेंटम का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, मोमेंटम का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं 2m के, क्या मोमेंटम आ गया √2m के, हाँ ना बोलो। यानी अभी भी तुमने फॉर्मूला क्या देखा था, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, यहीं से आया था लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। क्या इस p की जगह डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो तुम, क्या √2m के, ये k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला q इंटू v, क्या काइनेट ऑल्सो, क्या ये लिखूं यहां पे, वैसे तुम बताइए ई भी लिख सकता हूं, अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक में काइनेटिक एनर्जी के जगह ईवी लिखते थे ना हम, तो यहाँ पे ईवी। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे तो ईवी, प्रोटॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉन के लिए भी। अब अगर यहां मास तुम इलेक्ट्रॉन का डाल दोगे तो प्रोटॉन की वेवलेंथ आ जाएगी, अगर तुम मास या इलेक्ट्रॉन का डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ जाएगी। तो अगर तुम्हें यहां पे एक आसान तरीका, ये वी वोल्टेज है, ध्यान रखना ये वी वोल्टेज है, और वहां वो वेलोसिटी थी ये वाली, h अपॉन √2me इंटू √v फॉर इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, फॉर इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्ट इस वैल्यू को याद कर लेते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन। इतना लंबी गाथा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये मैं एक शॉर्टकट है वो इसके लिए बता रहा था, तो मैं आई नो तुम डर गए होगे भाई, इसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी गई 12.27 एंगस्ट्रॉम, नीचे √v। कभी भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी होगी तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो, डायरेक्ट नहीं निकालनी तो यहां से निकाल लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना, h डालना, यहां से भी निकाल सकते हो। देख लो भाई, ऐसी स्टार कॉन्सेप्ट, एटीवी लिख लो इस पे, एटीवी, ठीक है। हाँ भैया चलो, क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करे भाई, चलो
कह रहे पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है, देन विच हैज द मैक्सिमम डी ब्रोई वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, कह रहे वेलोसिटी सेम है, एच कांस्टेंट होता है, क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, मास ज्यादा। प्रोटॉन पता है तुम्हें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, यानी 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी ठीक ठाक मास होता है, बीटा पार्टिकल पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास होता है, मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज मिनिमम, hence the larger wavelength। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। ए भाई क्वेश्चन करते रहो भाई। डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे दी भाई साहब ने कितनी, 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ब्रोई वेवलेंथ पूछ ली भाई, ए हो गया रे, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया। 12.27 वाला फॉर्मूला लगा दे, ए भाई 12.27 वाला फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट, बताओ का जो दिक्कत हो तो। अरे उसकी भी जरूरत नहीं, देखो सिंपल, क्या लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी था, क्या पी की जगह डायरेक्ट लिखा था एच अपॉन रूट 2 एम के, के तुम्हें दे दिया, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, खत्म क्वेश्चन, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर दू, सोचना ही नहीं था, खत्म। लेमडा इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में रूट वी, ये लिख दो, देख लो रूट वी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हटाओ इसे, दे दी तुम्हें 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो देखो 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वोल्टेज कितनी होगी यहां से, ए भाई कोई बताएगा, ए भाई कोई बताएगा, जल्दी बताओ, अब तो समझ में आ रहा है, बता दो भाई साहब बाल को जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पड़ा है ईवी फॉर इलेक्ट्रॉन, ये होता है, यहां 144 ईवी लिखा है, ए से ही काट दिया भाई, वोल्टेज आ गई, खत्म हो गया काम, खत्म। क्या तुम्हें दी हुई है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से वोल्टेज आएगी, लिख दूं, ये पूरा हटा दो, चलो। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पढ़ा है, क्यू इंटू वी होता है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दी हुई है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी से वी मत काट देना, तो यहां वोल्टेज डायरेक्ट होती है 144 वोल्ट, ये डायरेक्ट ऐसा ही पुट कर दो, यहां पे देख लो, लेमडा आया 12.27 अपॉन रूट वी कितना है 144, 144 का बाहर आया 12.27, 144 का बाहर आया 12, लेमडा आया तुम्हारा 1.02 लगभग, इंटू 1.0 आ गया 2 एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम तुम्हें नहीं पता क्या होता है, 1.02 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। पर क्वेश्चन पूछा किसमें, क्वेश्चन नैनोमीटर में पूछ ले भाई साहब, नैनोमीटर में पूछ के भाई चलो ठीक कर देते हैं, तो यहां से डायरेक्ट कर दो, या फिर तुम्हारी मर्जी, नैनोमीटर में एक पावर कम हो जाएगी, बेसिकली देखो क्या होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एंगस्ट्रोम होता है 0.1 नैनोमीटर इंटू 0.1 नैनोमीटर, ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, ये भी लिख सकते हो। अरे बेसिकली 1 मीटर में होता है 10 की पावर -10 तो एंगस्ट्रोम होता है, ये लिख लेना अगर भूल जाओ तो, और 1 मीटर में होता है 10 की पावर -9 नैनोमीटर। तो जब इन दोनों को चेंज करते हो तो देखो क्या है, यानी नैनोमीटर सिर्फ 10 बड़ा है एंगस्ट्रोम से, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे डेसिमल आया, बेसिकली यहां से डेसिमल हटा दो, यहां से भी और यहां से भी, तो आएगा 102 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, ये आएगा ऑप्शन में, ठीक भाई साहब। ए भाई मजा आ गया, चलो चलो आगे जल्दी जल्दी, 1 2 3 इनको, सही लग रहा है, बात कर लूं तुमसे, कौन से चैप्टर चल रहा है पता है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, एटम्स एंड न्यूक्लियस, उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, पर पहले बहुत बड़ा था वो चैप्टर, उसमें से बहुत सारा पार्ट काट दिया, लेकिन अब भी उसमें से क्वेश्चन ज्यादा नंबर के आते हैं, तो उसमें से न्यूमेरिकल ज्यादा करूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो, कह रहा फोटोन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और दूसरे की है तुम्हारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर सक्सेसफुली इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, यहां वर्क फंक्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां भी सेम मेटल सेम ले लिया, ठीक है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ,
अरे सिंपल, इसमें से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.5, यहां काइनेटिक है 1 ले लो इसको, ये आ गई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली, यहां निकाल दो काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस 0.5, ये आ गया तुम्हारा 1.5। सही है, काचू दिक्कत भाई, काइनेटिक 2 आ गई, काइनेटिक 1 आ गई तुम्हारी, ये 0. मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस कर दिया तुमने ये, ठीक है, 0.5 आ गई। दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसमें से वर्क फंक्शन माइनस हुआ, 1.5 आ गया। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मोस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस वो भाई, K1 बाई K2 कर दो, 0.5 अपॉन 1.5, डेसिमल डेसिमल कटा 1/3 आ रहा है। कर लो क्वेश्चन, देख लो, 1 2 3 एंड गो। इफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ये v दे दी, वैसे ये होती न्यू है ना ऐसे, ठीक है, लिखा नहीं गया होगा, कोई बात नहीं। ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल ए एंड बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, कह रहा एक पर जो लाइट डाली, सुनो ध्यान से, एक पर जो लाइट डाली किसी फ्रीक्वेंसी की डाली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी तुम्हें कितनी, ν/2, यानी ये 1 ले लो। पहले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है और दूसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν/3 है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, चलो अच्छा बताओ। बेसिकली फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, लिख सकता हूं एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, लिख सकता हूं, सोच के देखो, इस इक्वेशन से उठा के लिख दिया। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी ऐसी रहने, तो एनर्जी क्या है, एच न्यू, वर्क फंक्शन का क्या होगा, एच न्यू नॉट, मानते ये 1 लिख दो, 1 लिख दो, ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, ठीक। दूसरे पाओ, दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे चलो दूसरा यही लिख देते ना, काइनेटिक 2 हो गई एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट 2, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। 1 को ले लिखते हैं, 1 के लिए एच न्यू ऐसी रहने दो, माइनस 1 के लिए एच ν/2, यही है देखो 1 वाली ν/2, और दूसरे के लिए काइनेटिक 2 के लिए एच ν/3, दोनों से एच न्यू कॉमन आ रहा है, बेसिकली डिवाइड कर दो इक्वेशन, ये कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, रेशो पूछा है क्या, हाँ रेशो पूछा है भाई, रेशो डिवाइड कर दो, K1/K2, ऊपर भी एच न्यू कॉमन, नीचे भी एच न्यू कॉमन, यहां बचा 1 माइनस 1/2, यहां बचा 1 माइनस 1/3, दोनों कट गए, करो 2 माइनस 1/2, एल्शियम ले लिया, या 3 माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, 1/2 आ गया, खत्म, क्वेश्चन हो गया। 1/2 भाई गलत आ गया, रुको कुछ गलती की मैंने, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1/2 तो ऊपर बचा और नीचे 2/3 बचा। ओ सॉरी बेटा, यार भैया मैं माफ कर दो, माफ कर दो भाई, हमने या 2 माइनस 1/2 डिवाइड, या 3 माइनस 1/3 आया, सॉरी, तो ये हुआ 1/2/2/3, ये हो गया 3/4, 3:4 आ रहा है भाई। देखो क्या किया, एलसीएम लिया 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 नीचे 2, यहाँ 3 माइनस 1 नीचे 3, ये बचा 2 माइनस 1 1, ये रहा 2, 3 माइनस 1 2, नीचे बचा 3, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 और 3 ऊपर चला गया, 3/4, आंसर ये रहा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो रही बढ़िया, चलो आ जाओ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले मैंने। कह रहा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टू फोटोसेंसिटिव, अच्छा मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में ग्राफ जरूर अच्छे से कर लेना, इनसे क्वेश्चन आए ना, ग्राफ से जरूर आने के चांसेस, और बिल्कुल घबराना मत भाई, लास्ट तक तुम्हारा साथ दूंगा, और उसके बाद भी टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए पक्का लेके आऊंगा भाई, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टू फोटोसेंसिटिव सर्फेसेस ए एंड बी आर λ1 एंड λ2, याद करो वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, याद है कि इसकी जगह लिख सकता हूं C/λ0, इसी को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते थे। अगर इसको 1 बोल दूं, इसको 1 बोल दूंगा, 2 वाले पाओ, क्या इसको ऐसे बोल दूंगा, कह रहा है पहले इसको λ1, इसको λ, अरे डिवाइड कर दो, सिंपल है, HC से HC कट गया, तो देखो वर्क फंक्शन 1 वर्क फंक्शन 2 क्या है, ये ऊपर चला गया, λ2 और नीचे आ गया λ1, खत्म क्वेश्चन, ये रेशो पूछा था बस, हो गया। आगे चलो, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा 2018 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा लाइट की वेवलेंथ है 412.5 नैनोमीटर, ठीक है, ये एक सरफेस पे आके टकराई, विच विल शो फोटो, कह रहा है इनमें से कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा। हमारे पास वेवलेंथ थी कि हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ एनर्जी कितनी थी, कितनी एनर्जी की लाइट आके टकराई, ये निकाल सकते हैं, हाँ ना बोलो, क्योंकि अगर
यहां पर किसी की एनर्जी देख लो ध्यान से, वर्क फंक्शन दे दिया, अगर हमारी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। H कितना 6.6 इंटू 10 की पावर -24, C कितना 3 इंटू 10 की पावर 8, ये कितना 412.5 नैनोमीटर कितना हुआ। अच्छा इसे इससे क्यों कर रहा हूं, एक डायरेक्ट तरीका बताया था, क्या HC को डायरेक्ट लिख सकता हूं 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ ना बोलो। ये लैम्डा कितना 412.5 नैनोमीटर, कट गए दोनों, ये लगभग 3 पे जाएगा 3.01, ये लगभग काटोगे तो 3.01 लगभग जाएगा। अरे 412 देखो 3.01 बैठ गया, आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी का फोटोन आया। अगर वर्क फंक्शन इससे ज्यादा है, किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो वो तो सारी एब्जॉर्ब भी कर लेगा, यानी ये इसका तो बहुत ज्यादा वर्क फंक्शन है, ये तो पूरी एब्जॉर्ब भी कर लेगा इसकी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन कहां निकालेगा। यानी मेटल की वर्क फंक्शन या तो ये या फिर इससे कम होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ना यहां निकलेगा ना यहां निकलेगा, तो कहां निकलेगा Na और K, Na और K, सोडियम और पोटेशियम, यही वाले मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। आई होप तुम लोगों को एटीपी का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा बेटा, यार बता दिया करो थोड़ा, यार तुम्हारे प्यार की जरूरत होती है हमें, सच में तुम्हारा प्यार ही तो मोटिवेशन है। तुम्हें मेरी आवाज में फर्क नहीं दिख रहा, फिर भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैं अब से नहीं, मुझे लग रहा है 2-3 हफ्ते से मैं इसी तरह से लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेक्चर खत्म भी, तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी खत्म करना है। ऑल्दो मैं लगभग, मैंने तो टाइम से कर ही दिया, लगभग मान लो हो गया है ना। क्या डेट आज, डेट का भैया, ए भाई नवंबर शुरू हो गया भाई, नवंबर शुरू हो गया भाई, तो तुम्हारा मैं सिलेबस मैं तो खत्म करके अपनी तरफ से दे दूंगा 10 नवंबर। अच्छा तुम्हें ये लेक्चर कब मिलेगा मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें लेक्चर नवंबर एंड तक तो मिल जाना चाहिए। मैंने तो बोला टीम से कि भाई किसी भी तरह बच्चों का सिलेबस दिसंबर के फर्स्ट वीक से पहले पहले खत्म करो भाई, जब क्योंकि वो टीम के सभी टीचर्स के सारे लेक्चर जाने ना बेटा इस वजह से। और अब मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, जो लोग बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं वो अभी तक वही टिके होंगे क्लास में ना, एक बार कॉमेंट कर देना कि भैया अभी तक टिके। मैं वो नहीं चाहता, वो तुमने देखे बालक जो लाइक और शेयर नहीं करेगा, जो मेरी कमेंट को लाइक और शेयर नहीं करेगा वो एग्जाम में फेल हो जाएगा, और बच्चे डर के मारे कर रहे थे। मैं चाहता हूँ टॉप पे कमेंट, पता क्या है, कितने बच्चे थे 80 भाई की क्लास में लास्ट तक रुके थे, वो लाइक करो, तो वो वाला कमेंट टॉप पे आना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। बाकी अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, रखोगे।